दोस्तों हम लोग आते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होगी मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर तीनों भुजा अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो आप बोलेंगे 3 इंटू ए, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप होगा। और एक भुजा की लंबाई क्या दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सवाल डायरेक्ट करने वाला है, ये कुछ भी लिखने जैसा इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल पैटर्न पे ये सवाल पूछा गया है। चलिए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए कह रहा है कि 4519 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल जो है 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मेरे भाई एक बात बताइए, आपको दिया गया है कि 4519 में कुछ जोड़ना है, तो कुछ जोड़ने के बाद में इसी ऑप्शन में से कोई संख्या जोड़िएगा, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो 30 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। 30 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब 3 और 10 दोनों से डिवाइड होगी, और 10 से कोई संख्या तब डिवाइड होती है जब लास्ट में 0 होता है। यानी जोड़ने के बाद में जो संख्या ऊपर में बनेगी वो 0 बननी चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। तो अगर हम 6 को ऐड करेंगे 9 में, तो 9 6 15, इकाई अंक 5 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अभी 10 को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 10 इसमें जोड़िएगा तो 29 होगा, इकाई अंक 9 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 13 इसमें जोड़िएगा तो 9 3 12, इकाई अंक 2 आएगा, ऊपर में जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक 2 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी 11 ऐड करेंगे, 9 1 10, यानी अगर हम यहाँ पे 11 जोड़ दें, अब जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अब इन दोनों के जोड़ने के बाद में जो संख्या ऊपर में बनेगी उसका इकाई अंक 0 होगा, मतलब ये संख्या जो आराम से 10 से कट जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है डी, जो कि 10 से कटने के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी आपके सवाल का जवाब होगा। क्योंकि यहां पे हमें क्या करना था, इंपॉर्टेंट क्या था, 10 से कटाना। उसके बाद आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप यहां पे जोड़ दीजिए, संख्या आएगा वो 3 से भी कटेगी। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन देखते हैं, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर दिखाई दे रहा है कि सर 30 से डिवाइड करना है, लास्ट में 0 जरूर बनेगा। और कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसमें ऐड कर दिया जाए तो इकाई अंक 0 बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन डी है जिसको जोड़ने पे इकाई अंक 0 बनने वाला है। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दिया गया कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल अगर दिया गया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा आपको बताना है। दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो अगर हम दूसरी संख्या को x मान लें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब इन दोनों को गुणा करने पे, इन दोनों को क्या करने पे मेरे भाई, गुणा करने पे हमें कितना मिल रहा है। आप बोलेंगे सर हमें मिल रहा है 2880 मिल रहा है। अब यहाँ पे हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से जाएगा 50 25 हो जाएगा, और मेरे भाई 3 बचेगा, 5 से 35 हो जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ पे बचेगा 3, 5 36 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर में 576। 576 का मतलब ये 24 का स्क्वायर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 जब x मिलेगा तो अब आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या आपकी क्या है मेरे भाई, आप बोलेंगे पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 6x है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5x और x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 6x आएगा। अब ये 6x की वैल्यू क्या होगी, 24 और इंटू 6 हो जाएगी। अब ये 6 चौका 24 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आपके सवाल का जवाब आएगा। 144 क्या आएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए मेरे दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि एक जिले की जनसंख्या दी गई है, इसमें
अगर इतने पुरुष हैं, 14% जनसंख्या साक्षर है और 14% पुरुष साक्षर है, तो कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं? देखिए, ये सवाल का डेटा ऐसा दिया गया है कि कलम लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि आपके पास दो ग्रुप है, एक लड़कों का ग्रुप है, एक लड़कियों का ग्रुप है। लड़कों का टोटल ग्रुप का औसत मैं आपको बोल दूं कि 14 है। टोटल ग्रुप का औसत क्या है मेरे भाई? 14 आपको बोल दिया जाए टोटल का। अब टोटल का मेरे भाई 14 होगा और उसमें से लड़कों का, अगर लड़कों का आपसे बोल दिया जाए कि 14 है, तो बाकी लड़कियों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बाकी लड़कियों का भी क्या हो जाएगा? बाकी लड़कियों का भी 14 हो जाएगा। बाकी लड़कियों का क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्योंकि अगर टोटल 14 है, उसमें से पुरुष 14 है, तो महिलाएं भी 14 होंगी। महिलाएं भी क्या होंगी? 14 होंगी। तो 14% महिलाएं क्या होंगी मेरे भाई? साक्षर होंगी। तो इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल भी 14 दिया गया है, उसमें पुरुष 14% साक्षर हैं, तो महिलाएं भी 14% साक्षर होंगी, तभी जाके टोटल 14% बन पाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का आपको दिया गया एचसीएफ 6 और एलसीएम 36 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अगर 30 है, तो दोनों संख्याएं क्या है आपको बताना है। देखिए, इसे हम तरीके से भी बना सकते हैं और इसे हम ऑप्शन को देखें थोड़ा ध्यान से, तो ऑप्शन से भी बन जाएगा। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। हमें इन दोनों का मतलब, ये संख्या जो हमारी है, उन संख्या का यहाँ पे एलसीएम क्या दिया गया? 36 दिया गया। एलसीएम 36 दिया गया, एचसीएफ आपको 6 दिया गया है। तो पहली संख्या का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 36 आएगा, बड़ी संख्या 42 है, 42 से तो कम आएगा नहीं। ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। अगर ये दो संख्या है तो दोनों में से मेरे भाई एक संख्या, दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 36 आना चाहिए ना, 36 नहीं आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालने पे 36 आएगा, ये भी नहीं आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालने पे 36 आएगा, ये बिल्कुल आएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ 6 आएगा, तो एचसीएफ भी 6 आ रहा है, यानी ये पॉसिबल हो सकता है। आगे चेक कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा, नहीं आएगा तो ये हट जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिंपल डेटा दिया गया है, ऐसा सिंपल ऑप्शन में डेटा दिया गया कि डेटा देखते ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए मेरे भाई, इसका जवाब आप क्या देंगे? कह रहे हैं कि इतने रुपये साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 10% प्रति वर्ष और आंशिक रूप से 9% प्रति वर्ष के दर से निवेश किए जाते हैं। यानी इसका कुछ भाग 10% पे निवेश किया जाता है और बाकी भाग 9% पे निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलते हैं, तो आपको कह रहे हैं कि 10% प्रति वर्ष के दर से निवेश की गई राशि क्या होगी आपको बताना है। यानी इसका दो पार्ट बांटा गया, इसको दो पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट को 10% पे निवेश किया गया और दूसरे पार्ट को मेरे भाई 9% पे निवेश किया गया। और दोनों पैसे को कितने साल के लिए निवेश किया गया? 5 साल के लिए। इन दोनों पैसे को दो जगह जो बांटा गया, उन दोनों को 5 साल के लिए निवेश किया गया और 5 साल के बाद देखा गया कि दोनों की जगह से समान ब्याज मिल रहा है, समान ब्याज मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब ब्याज आपका कांस्टेंट हो, दोनों कंडीशन में ब्याज सेम हो और समय भी आपका कांस्टेंट हो, समय भी सेम हो, ब्याज भी सेम हो और आपका क्या हो मेरे भाई? ब्याज भी सेम हो और आपका जो है समय भी सेम हो। अगर ये दोनों चीज सेम दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो ब्याज के दर का अनुपात होता है, उसका उल्टा मूलधन का अनुपात होता है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है। तो ब्याज का अनुपात क्या है? 10 और 9। उल्टा कर देंगे तो 9 और 10, ये क्या अनुपात हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का मूलधन का अनुपात हो जाएगा। मूलधन का अनुपात हो जाएगा कि इसको हमने दो भाग में बांटा, एक भाग का 9 हिस्सा है तो दूसरा भाग इसका क्या है? 10 हिस्सा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 10% पर निवेश की गई राशि क्या है? 10% वाली राशि क्या है? पहला भाग है, यानी पहला भाग हमें बताना है। ये 10% वाला है और ये 9% वाला है। तो आप बोलेंगे ये हमें बताना, 9 की वैल्यू चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 9 और 10, टोटल मूलधन मिलाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में से 9 हिस्सा चाहिए किसका? तो आप बोलेंगे 209 और 00 का। अब ये करेंगे मेरे भाई कैंसिल, तो 9 19 से एक बार में, फिर 19 से एक बार में और 00, 11 9 99, 99 पे 00 आएगा। यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल सही जवाब होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे सवाल है, याद रखिएगा हमेशा। ऐसे सवालों का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब आपका समय दोनों के लिए सेम हो और जब आपका ब्याज भी, सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों के लिए सेम हो, वैसे कंडीशन में जो आपके मूलधन का जो अनुपात होता है P1 अपॉन में P2, ये बराबर होता है
जो ब्याज का दर होगा उसके अनुपात का उल्टा, यानी R2 अपॉन में क्या करेंगे, R1 कर देंगे, R1 कर देंगे। R2 अपॉन में क्या करेंगे, R1 कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर P1 अपॉन में P2 हमें चाहिए, P1 हो गया मेरे भाई, और ये आपका क्या हो गया, P2 हो गया। ये आपका P1 हो गया, P2 हो गया। हमने क्या किया, ब्याज का रेशियो के बराबर उल्टा करके बराबर कर दिया। जब यहाँ पे उल्टा करेंगे, R2 क्या है, दूसरा वाला ये R2 है और ये R1 है, तो R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो P1 आपका 9 हो जाएगा और P2 आपका 10 हो जाएगा। P1 9 और P2 10। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बस सिंपल भाषा में क्या याद रखना है कि जो मूलधन का अनुपात होता है वो ब्याज के दर के अनुपात का उल्टा होता है। ब्याज का दर का जो अनुपात होगा उसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी R2 अपन में R1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में बैठाना है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ब्याज के दर का अनुपात क्या, 10 9, तो उल्टा कर दीजिए, 9 10 मूलधन का अनुपात आ गया। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। मेरे दोस्त यहां पे दिया गया है कि बताइए कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आपको इसमें पता करना है कि बड़ा कौन है, थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे मैं बोलूं कि ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, ऊपर में 1 है नीचे में 3 है, ऊपर में 1 है नीचे में 4 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे नीचे में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, नीचे में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ी है और ये सबसे क्या है, छोटी है। तो हमें पता है कि सर नीचे में जैसे 1/2 गुना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2। इसको हम लिख सकते हैं कि सर 1:3। इसको लिख सकते हैं 1:4। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इसका ये 2 गुना है, इसका ये 3 गुना है, इसका ये 4 गुना है। तो जो अगर ये 2 गुना है तो मेरे भाई ये सबसे बड़ा है। अगर ये 3 गुना है तो ये वैल्यू छोटा होगा, अगर ये 4 गुना है तो ये और छोटा होगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना से क्या आइडिया लग रहा है मेरे भाई कि नीचे में जो वैल्यू अगर बड़ी है, अगर नीचे में वैल्यू छोटी है तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, वो सबसे बड़ी आएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो इसी लॉजिक को अगर हम यहाँ पे यूज करें, इसी लॉजिक को हम यूज करें, अप्रोक्सीमेट में यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेट में मैं बोलूँ आपको ये 40 का लगभग कितना गुना है, तो आप बोलेंगे सर 40 का 2 गुना क्या होता है, 80 होता है, मतलब कि 2 गुना से कम है। हमें क्या आइडिया लग रहा है कि सर ये 2 गुना से कम है, ये 2 गुना से क्या है मेरे भाई, कम है। ये समझिएगा जरा यहाँ पे, तो ये 2 गुना से क्या है, लेस देन है। 2 गुना 80 होता, बट ये क्या दिया गया है, 51 दिया गया है। अब ये 44 का 2 गुना कीजिएगा तो 88 आता है, ये भी 2 गुना से कम है, ये भी 2 गुना से कम है, ये भी 2 गुना से कम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 82 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 84 आएगा, 84 आएगा। अब ये 84 आएगा मतलब ये भी 2 गुना से कम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गुना से ज्यादा है। अब जो 2 गुना से ज्यादा होगा वो संख्या तो छोटी होगी, 2 गुना से जो ज्यादा नीचे में बड़ी संख्या आएगी, ये तो 2 गुना से कम है, ये भी 2 गुना से कम है, ये भी 2 गुना से कम है। तो ये संख्या तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें पता करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिएगा। यहाँ पे मेरे भाई एक बात बताना, डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें हमें पता करना है कि 2 गुना जो है, 2 गुना जब हम कर रहे हैं तो 2 गुना जो है सबसे ज्यादा 2 गुना कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 गुना के बिल्कुल मतलब थोड़ा सा करीब में है, ये क्या डिफरेंस कम है, यहाँ पे भी डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है। तो ये 2 गुना से दूर है, मतलब ये 1 गुना के ज्यादा करीब है, ये 1 गुना के ज्यादा करीब है, ये 2 गुना के करीब है, ये 2 गुना के करीब है। तो जो 2 गुना के करीब होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, जो 1 गुना के करीब होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब डेटा का अगर आपको समझ हो ना तो ऑब्जर्वेशन करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। यहां पे देखिए, इस संख्या के बहुत नजदीक है, इस संख्या के भी बहुत नजदीक है, ये बहुत दूर है, तो जो बहुत दूर होगा वही वाला जवाब होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये समझ में आएगा तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे सवालों में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और डेटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं। डेटा का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हमने देखा कि सर जो 2 गुना से बड़ा है उसे हमने हटा दिया। अब देखा कि ये तीनों जो है 2 गुना के आसपास है, तो 2 गुना के ज्यादा करीब कौन है, तो ये ज्यादा करीब है, ये भी ज्यादा करीब है, और ये 2 गुना से थोड़ा सा दूर है, मतलब 1 गुना के ज्यादा करीब है, ये 1 गुना के ज्यादा करीब है।
ठीक है, तो एक गुना करीब है तो वो संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, सबसे बड़ी हो जाएगी। नीचे में अगर सबसे छोटी संख्या तो ऊपर में सबसे बड़ी संख्या, वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सर ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाहता हूं कि इसमें आपका एक सेंस डेवलप हो, ऑब्जर्वेशन। नहीं तो इसे बनाने पे जब आप उधर जाएंगे तो फिर बनाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। अब लेकर के डिवाइड करना शुरू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, आंसर तो आएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, फटाफट हम इसका आंसर 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे क्या आएगा मेरे भाई, इसका जवाब दीजिए। यहां पे जवाब क्या आएगा, कह रहा है कि अगर खिलौने का दाम इतना है और 20 रुपया इस पे और लग गया तो बताइए अगर इतना में बेचा गया तो हानि या लाभ क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम इसको जोड़ देंगे, हमें बेचा कितना में, 612 में बेचा, और हमने खरीदा कितना में, दोनों को मिला देंगे तो खरीदा हमने है, यानी हमने खरीदा है मेरे भाई 4, 7 और 6 में खरीदा है, दोनों को जोड़ने के बाद में। अब यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 10 में से 7 जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 136 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये आपका बिक्रेमूल है, ये आपका क्रेमूल है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। हमसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट अपॉन में क्रेमूल, ये आपका क्या है, क्रेमूल है मेरे भाई। तो 476 आपका क्रेमूल है, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे भाई अगर 17 से कैंसिल करें तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 17 से ना करके हम 4 से पहले कर लेते हैं तो 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 4 चौका 4 3 12 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 से करेंगे 4 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना मेरे भाई, 3 बचेगा, 4 9 36। तो 17 से करेंगे 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 200 बटे में 7, 200 बटे में 7% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 200 बटे में 7% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट वाला मेरे भाई आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, आपका जवाब होगा 200 ऊपर में और नीचे में क्या है, 7%। तो ये थोड़ा सा बेसिक टाइप का ही सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या आप सबको क्लियर है, एक बार कॉमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। एक बार सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे, सबको क्लियर है। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब बोलेंगे सर यहां पे दिखाई दे रहा है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कटेगा, ये 4x² होगा, तो 4x² इस 4x² से कट जाएगा। अब यहां पे गुना करेंगे तो 30 3 90, माइनस का 90x आ जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो 18 3 क्या आएगा, 54 आ जाएगा मेरे भाई। अब ये माइनस है, माइनस में 8x हो जाएगा, माइनस का 8 नहीं, 8 और 4 भी है तो 8 चौका 32, 32x हो जाएगा, 8 चौका 32x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस का 124 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का 124 आ रहा है और ऑप्शन में 122 दिया गया है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन हम लोग का जो है 30 3 90 हो जाएगा मेरे भाई, और 18 से करेंगे यहाँ पे ये 8 चौका 32, अच्छा 32 है, 34 लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 32x है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 122 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 122x आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सर अब हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, तो 6 4 10 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पे 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर माइनस का 122x अब प्लस में 110, माइनस का 122x अब प्लस में 110, यानी मेरे भाई ऑप्शन क्या होगा, आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आइए। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या अगर इतनी है, इसमें अगर इतने पुरुष हैं और 44% जनसंख्या साक्षर है, अगर 59% पुरुष साक्षर हैं तो कितने % महिलाएं साक्षर हैं, आपको बताना है। इस तरह के सवालों को हम 2 सेकंड में कर सकते हैं। मैंने कई तरीके बताए, 5-6 तरीके होते हैं ऐसे सवालों को करने के। आप कोई भी एक तरीका लगा के कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट डेविएशन लगा सकते हैं। आप पहले रेशियो निकाल लीजिए,
पहले रेशियो निकालिए, ये इससे कटेगा। देखिए 128 114 का ये 2 गुना है 114 का, और 114 का ये 3 गुना है, 3 गुना है। तो अगर दोनों मिला करके पुरुष और महिला मिला करके 3 है, तो उसमें से पुरुष अगर 2 हैं तो महिला की संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? महिला की संख्या 1 हो जाएगी। अगर पुरुष की संख्या 2 है तो महिला की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये पद पता चल गया आपको। अब आपको पता है कि ओवरऑल जो हमारी साक्षरता दर है वो 44% है। ये टोटल औसत हो गया, एक तरह से समझने के लिए ये टोटल औसत हो गया। अब उसमें से मेरे भाई जो हमारे पुरुष हैं वो इतने % साक्षर हैं, तो पुरुष इससे कितने ज्यादा साक्षर हैं? तो आप बोलेंगे सर इससे 15% ज्यादा साक्षर है, 15%। तो 15% ज्यादा, एक पुरुष पे 15% ज्यादा, तो 2 पुरुष पे 30%। अब वो 30% को क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 30% ही आएगा। यानी महिला की अगर हमें निकालना है तो वहीं 30% क्या होगा? टोटल में से माइनस करना होगा। इसमें से 30% माइनस करेंगे तो 14% आपका जवाब हो जाएगा। समझिए, मैं इसको लिख के बताता हूं, समझिए। यहाँ पे जैसे हमें पता है कि टोटल जो हमारा है टोटल, वो टोटल कितना है? साक्षरता क्या दिया गया? 44% दिया गया है। टोटल आपका 44% दिया गया, ये टोटल दिया गया। अब इससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि जो पुरुष हैं वो कितने ज्यादा साक्षर है? 15%। तो 15% मेरे भाई ज्यादा साक्षर है। कितने पे? 1 पे 15%, तो 2 यहाँ पे है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किस में? महिलाओं में। तो महिलाओं के लिए 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ गया मेरे भाई? ये आ गया आपका 30% आ गया। अब ये प्लस में आया, तो महिलाओं की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता करने की, इनकी साक्षरता दर कितनी है, तो टोटल में से इसको माइनस करेंगे। तो 44 में से 30 को माइनस करेंगे तो महिलाओं की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलेंगे सर 14% आ जाएगी। तो जो महिलाएं साक्षर हैं वो कितनी है? 14% है। ये काम माइंड के अंदर ऑपरेट हो जाता है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा कर लीजिए, आप यहाँ पे लगा दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। ओवरऑल कितना है मेरे भाई? 44% है। ओवरऑल 44% है। इसमें जो मेल है वो कितने साक्षर है? तो आप बोलेंगे सर 59% मेल साक्षर है। हमें महिलाओं के बारे में पता करना है, ये पता करना है। अब इनका रेशियो क्या दिया गया मेरे भाई? तो रेशियो दिया गया कि मेल की संख्या अगर 2 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 1 है। अब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आएगा? 15% आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 15% आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 15% आया, तो 1 की वैल्यू 15%, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो आपको पता है कि इससे अगर ये बड़ा है तो इससे ये छोटा होगा। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 14% होगा। इन दोनों का डिफरेंस 30 आना चाहिए। तो हमने देखा कि महिलाएं जो साक्षर हो कितनी % है? 14% है। 14% आपके सवाल का जवाब होगा। 14% क्या होगा? आपका जवाब होगा। एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ये रेशियो दिया गया है मतलब महिला और यहाँ पे पुरुष, महिला और टोटल। रेशियो क्या दिया गया मेरे भाई? अगर ये मेरे 2 है तो ये कितने? 1 है। और ये टोटल कितना है मेरे भाई? टोटल 3 है। टोटल 3 है। अब ये कितने हैं मेरे भाई? 59% साक्षर है। इनके बारे में पता करना है, x% कर लो। टोटल कितना दिया गया मेरे भाई? 44% दिया गया, 44% दिया गया। अब इनको गुना करो, इनको गुना करो और जोड़ दो, और इसको गुना करके बराबर कर दो, तो भी आपका मिल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये सब तरीका होता है ऐसे सवालों को बनाने का। बहुत ही सिंपल वे में आप इन्हें बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न को बनाइए। मेरे भाई इस सवाल का जवाब आप क्या दीजिएगा? जल्दी बताइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। इलेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था कि इस तरह का सवाल एग्जाम्स में आया है। लगभग एक शिफ्ट में नहीं, 12-13 शिफ्ट में आया हुआ है। तो आपका जो है लगभग 57 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। तो हम लोग ढंग से जो है अगर 5-6 शिफ्ट कर लेते हैं तो पूरे शिफ्ट का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद सारे शिफ्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अगर 5-6 शिफ्ट हम पूरा कर लें और बाकी के इंपॉर्टेंट सवाल कर लें तो हमें पूरा जो 57 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का इस बार पेपर हुआ है। क्योंकि 57 शिफ्ट बैठ के आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, कोई बेनिफिट भी आपको नहीं होगा। क्योंकि कई सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो टाइप बिल्कुल सिमिलर टाइप है।
तो यहाँ पे करने का फायदा ये है आपको कि आपको ये जो है मात्र 8-10 वीडियो में ही जो है आपको इंपॉर्टेंट सवाल भी मिल जाएंगे और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस तरह का एग्जाम्स हुआ था इस बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर में। और आप मेरे भाई डेली क्लास कर रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा ऐसे ही सवाल मैं आपको कराया करता था। मतलब आप बोलते थे सर सेम टाइप का कल भी है आज भी है, मैं बोलता था कि ऐसे ही सवाल आएंगे, आप करके जाओ, 10-12 सवाल तो सेम टू सेम डेटा बदल के आप करके आ जाओगे। तो आप देख सकते हैं इन चीजों को। तो जब भी आपको एनालिसिस कराया जाता है ना तो उन चीजों को आप देखा कीजिए, समझा कीजिए और उसके आधार पे आपका पेपर बहुत बढ़िया चला जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर 82% मतदाताओं ने मतदान किया तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक हम रेशियो मेथड से बना सकते हैं और एक हम मान लें कि टोटल मतदाता x है। अब इस x में से मेरे भाई 82% लोगों ने वोट दिया तो 82 बटे में क्या हो गया, 100 हो गया, वोट दिया। अब इसमें से 4% लोगों ने वोट नहीं दिया, अवैध मतलब 4% लोगों ने गलत कर दिया, तो 4% को हम माइनस करेंगे तो 96% लोगों ने वोट दिया, तो 96% का फ्रैक्शन क्या होगा, 24/25। तो 24/25 लोगों ने क्या किया, सही वोट दिया, सही वोट दिया। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/25 होगा। 25 में से एक आदमी गलत दिया तो 25 में से 24 आदमी सही वोट दिया। अब ये सही वोट आ गया। अब सही वोट में से हमें पता करना है कि अंतर कितना होगा, जीतने और हारने वाले के बीच का अंतर कितना परसेंट है वो पता करना है। उसका आसान तरीका मैंने बताया था कि इस डेटा को डायरेक्ट देखिए, 50 से कितना ज्यादा, 10% ज्यादा, डबल कर दीजिए तो 10 का डबल 20%, डिफरेंस क्या आता है, 20%। ये सरल तरीका है 20 का डिफरेंस निकालने का, यानी पता चल गया कि बीच का डिफरेंस जो है वैध मतों का 20% है। किसके बीच का डिफरेंस, जीतने और हारने वाले के। तो इसका 20% निकाल दीजिए, 1/5 निकाल दीजिए। अब इतना वोट से जीत गया और इसकी संख्या क्या दी गई है मेरे भाई, आप बोलेंगे सर 1968 दी गई है। नहीं तो आप दूसरा तरीका क्या करेंगे, आप बोलेंगे ऐसे, अगर जीतने वाले को वैध मत का 60% मिला तो हारने वाले को मेरे भाई 40% मिला होगा, तो ये कितना से जीत गया, तो आप बोलेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस 20% है। एक तरीका तो ये है, ऐसे निकाले। और दूसरा तरीका क्या है, इससे भी आसान, कि 50 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका डबल कर दीजिए बस। तो अब यहाँ पे मेरे भाई अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो डायरेक्ट भी कट जाएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये जो है इसके 20 गुना से ज्यादा है, 20 गुना से ज्यादा है। अगर 20 गुना से ज्यादा है तो इकाई अंक मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 गुना करना पड़ेगा। देखिए 8 दूनी 16, 1600 से ज्यादा है, मतलब 20 गुना से ज्यादा है। अब इकाई अंक 8 लाना है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा 2 में, तभी पॉसिबल है। तो हम डायरेक्ट भी कटा सकते हैं क्योंकि कटेगा तभी तो आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सर ये और ये भी कट जाएगा एक बार में। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 25 × 125 हो जाएगा और ये आपका 00 आ जाएगा। यानी टोटल जो मतदाता है उनकी संख्या कितनी है, 12,500 है। 12,500 यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं। जो बच्चे चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे टारगेट बैच चल रहा है, वहां पे आप जाकर के मात्र 99 में अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। दिया गया है कि विजय को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही उनकी वर्तमान बिक्री अगर इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व उनकी बिक्री कितनी थी आपको बताना है। 2 वर्ष पूर्व उनकी बिक्री कितनी थी ये आपको बताना है। इसका जवाब बताइए। इन सवालों को आप कैसे बनाएंगे बताइए। चलिए मेरे दोस्त जल्दी फटाफट से कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर इसका अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि सर अगर x था तो हम क्या करेंगे, 4% बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे 25% बढ़ाएंगे, एक तरीका ये है। उसके बाद बराबर कर देंगे इसके। एक तरीका है कि इन दोनों के बदले एक परसेंटेज क्या होगा। अब बोलेंगे सर x + y + xy/100, ये 29 हो गया, गुना करने पे 100 आ रहा है, मतलब एक 30%। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक परसेंटेज क्या होगा, 30%, यानी वैल्यू 30% बढ़ जाएगी। तो 30% बढ़ जाएगी मेरे भाई, मतलब कि इसका 130% निकाल देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, 150। और आप बोलेंगे सर 150,800 के। एक तरीका हमारे पास ये है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे में आपका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो नीचे में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए मेरे भाई, 100 कर दीजिए। ये 0 से 0 कटेगा, 13 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 13 एकम 13 हो जाएगा। और 13 से मेरे भाई ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो फिर से 13 एकम 13 और
13 छक 78 हो जाएगा और ये डबल जीरो हो जाएगा, एक जीरो और चला जाएगा, x की वैल्यू 11600 और 0, यानी ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका जवाब है। ये भी सवाल सिंपल दिखाई दे रहा है। देखिए ये 2%, मैं बोलूं कि इन 2 बार बढ़ाया गया, इतना परसेंट और इतना परसेंट, इन दोनों की इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा, तो इसके लिए आप यही फॉर्मूला लगाते हैं ना, 2 बार इंक्रीमेंट है तो उसके बदले में एक इंक्रीमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यही फॉर्मूला लगाते हैं। इसी फॉर्मूला में हम रखेंगे 4% और 25%, तो ये किसके बराबर आएगा, 30%, यानी हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है, जो बिक्री है, वो 30% बढ़ जा रही है 2 साल में। तो 30% बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगी, मूलधन 100%, 30% बढ़ेगा मतलब 130% हो जाएगा। तो अगर मूलधन x है तो इसका 130% क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये तरीका हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ऐसे सवालों में हम एक और दिमाग लगाते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, ये कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाता है, कई बार देखा गया है। जैसे कि आपका पेपर हुआ था ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का, तो उसमें देखा गया था कि कुछ ऐसे सवाल थे जिसे कटाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वहां पे हम डिजिटल सम लगाते थे, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे भी आप डीएस लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि आपका सवाल होता और उसमें आपको पता है कि इतना बराबर में कितना, इतना बराबर में इतना, तो इसका डीएस क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका डीएस निकालेंगे तो 8 1 9 5 आएगा, इसका डीएस 5 आएगा। इसका डीएस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसके डीएस के बराबर इसका डीएस होना चाहिए। ये क्या आया मेरे भाई, ये हमने किसके बराबर किया, ये 5 डीएस के बराबर, इसका डीएस 5 आ रहा है, तो इसका डीएस कितना है मेरे भाई, 3 1 4, इसका डीएस 4 है। तो x का डीएस, x में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 5 के बराबर आ जाए, तो ऑप्शन से चेक कीजिए, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि ऑप्शन में सबका डीएस अलग अलग है, सबका सेम नहीं है, अलग अलग डीएस है, क्योंकि डिजिट अलग अलग है तो डीएस अलग अलग आएगा। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, तो इसका डीएस कितना है, आप बोलेंगे 6 और 7 1 8, इसका डीएस 8 है। जैसे हम 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 32 का मतलब होता है 3 और 2 5, इसका डीएस 5 आ गया। अब देखिए डीएस क्या हो गया, मैच हो गया, इधर का डीएस इधर के डीएस से मैच हो गया, ऑप्शन ए आपका जवाब हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीएस सबका अलग अलग है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे भाई मान लीजिए सपोज दैट ये कैलकुलेशन लेंदी होता, तो वहां पर यही तरीका आपके काम आता, वहां पे यही तरीका आपके काम आता। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे डेटा का, तो भी हमें पता चल जाएगा। देखिए कैसे, एक तरीका इसका और हो सकता है कि मेरे भाई अगर ये कुछ भी आप नहीं करना चाहते तो ऐसे सोचिए, हमें पता है कि हमारी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है, 30%। तो इसमें से किसका 30% बढ़ा दिया जाए, किसके आसपास पहुंचेगा, इसके आसपास। तो आप बोलेंगे आइए सर हम देखते हैं, किसी भी ऑप्शन को देखिए, पहला ही ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो पहले ऑप्शन का 10% क्या होगा, लगभग 11,000, लगभग 11,000, लगभग में चलते हैं 11,000 होगा पहले ऑप्शन का। तो आप बोलेंगे 11,000 का 3 गुना करेंगे तो 30% का मतलब 3 गुना करेंगे तो 11 33,000, इसमें 33,000 अगर हम जोड़ देंगे तो 33,000 जोड़ने पे कितना आएगा, 16 और 33, आप बोलेंगे लगभग 50,000 के आसपास आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन जो है कह रहा है कि अगर 30% इसका जोड़ दिया जाए तो अप्रोक्स में यहां पे पहुंच जाएंगे। अब क्या इसका 30% जोड़ने पे आप पहुंचिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आप बोलेंगे इसका लगभग 9,000 ले लेते हैं, तो 9 3 27, 27,000 इसमें जोड़ेंगे तो बहुत पीछे रहेंगे। 96,000 में 27,000 जोड़ेंगे तो क्या मेरे भाई 1.5 लाख के आसपास आएंगे, नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इसका जो है 10% कितना है, 12,000 के आसपास है, तो 12 3 36,000, तो 36,000 जैसे इसमें जोड़िएगा तो 36 और 20 56,000 हो जाएगा। यानी ये 1,56,000, ये 50,000 तक ही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 14, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये नहीं हो रहा था तो और ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप बिना कलम लगाए भी सवाल को बना सकते हैं। 3 तरीका मैंने बताया, तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सर ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा खेल है डेटा का। डेटा ऐसा दे देगा कि वहां पे ये वाला तरीका आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब सवाल बहुत कैलकुलेटिव होता है तो हम कई बार ये तरीका लगाते हैं, ठीक है। इस तरीका से हमें थोड़ी दिक्कत अगर हो रही है तो हम क्या कहते हैं, डीएस लगा लेते हैं। अगर बेसिक टाइप का सवाल है तो हम ऐसे लगा लेते हैं। तो ये सब क्या है कि आपको मजबूत बनाएगा। किसी भी कैलकुलेटिव डेटा के साथ आपको जो है एक समझ डेवलप होगी कि चाहे कितना भी कैलकुलेटिव हो, मेरे पास 4-5 तरीके हैं, मैं उसको डील कर लूंगा। तो आप समझिएगा, ये क्लास जो है आपको केवल क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट्स और प्लस ट्रिक्स सब कुछ आपको बताया जाता है। मतलब A to Z क्लास आप इसे कह सकते हैं। आइए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके मन में जितनी पॉसिबिलिटी होगी उन सारी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बताया जाता है। चलिए मेरे दोस्त जल्दी बताइए अगला सवाल, एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। देखते हैं कितने बालक हैं जो इसका जवाब देते हैं।
चलिए ट्राई कीजिए, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। सर 7 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन आज तक समझ नहीं आया। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है ना, मैंने कितना बढ़िया आपको बताया कि आप इस नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दिया करो, इस नंबर पे वही क्वेश्चन का फोटो लो, ऑप्शन के साथ में ऑप्शन जरूर रहना चाहिए, ताकि ये रियलाइज कर लिया जाए कि क्वेश्चन सही है या गलत है, या ऑप्शन से बनाना आसान है या मेथड से बनाना आसान है। तो ऑप्शन के साथ आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दिया करो, फिर मैं आपको अगले क्लास में या उसके अगले क्लास में जब भी मुझे टाइम मिलेगा उस क्वेश्चन को आपको करा दूंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आपकी क्या हेल्प की जाएगी बताइए आप? कोई भी सवाल आपसे जो ना बने आप ऐसा कर दिया करो, ठीक है। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। एक बार सेशन को ना शेयर कर दीजिएगा आप सभी बच्चे, क्योंकि क्लास का इवेंट जो है ना अभी अभी हम लोगों का बना है, तो कई लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाया होगा। तो अभी अभी क्लास का इवेंट आपका बना हुआ है, जस्ट इवेंट बना के हम लोगों ने क्लास शुरू कर दिया, तो उस समय यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है। तो थोड़ा सा आप लोग कष्ट कीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वहाँ पे शेयर कर दीजिए। देखिए ये सवाल मेरे भाई आपके सामने है कि कह रहे कि आय इतनी है और अपनी आय में 25% की बचत करता है, और उसके आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगा आपको बताना है। बचत में अभी परसेंटेज में नहीं पूछा गया, एग्जैक्ट में पूछा गया कि बचत कितना कम होगा ये पूछ रहा है, या कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा यही पूछ रहा है। तो मेरे भाई देखिए हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा समझेंगे। मैं पहले आपको एक अप्रोच बताता हूं जो आप जानते हैं उसे समझते हैं। हमें पता है कि सर 25% बचाता है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। अगर उसकी आय मेरे भाई, उसकी आय अगर हम ऐसे सोच लें, ऐसे ना सोच कर हम ऐसे सोच लें कि मान लीजिए कि वो 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया में से 25 रुपया बचाता है, तो 25 रुपया सेविंग हो गया। तो खर्च कितना करता है, 75 रुपया खर्च करता है। ये उसकी इनकम हो गई, ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया, ये उसका सेविंग हो गया। अब कह रहा है कि वो आदमी जो है अपनी आय में 27% की वृद्धि करता है। अब आय को 27% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 27 बढ़ गया। 100 रुपये कमा रहा तब 127 रुपये कमाएगा, यही मतलब है इसका। अब कह रहा है कि उसके व्यय में वृद्धि हो जाती है 40% की, इसका 40% निकालेंगे तो इसका 10% 7.5, इसका 4 गुना करेंगे 30 आएगा, 40% 30 आएगा, ये क्या हो गया मेरे भाई 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया। तो अब हमें पता करना है कि सेविंग जो है क्या हुआ, बढ़ा कि घटा। ये कैसे पता करेंगे, तो बड़ा सिंपल तरीका है। हमें पता है कि सर ये वैल्यू जो होता है इन दोनों को जोड़ने पे मिलता है, ये वैल्यू भी जो होगा वो इन दोनों को जोड़ने पे मिलेगा, जोड़ने पे मिलेगा। तो मेरे भाई अगर ये निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो 27 में से 30 जाएगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस प्लस पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, ऐसे सवालों में माइनस प्लस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ये माइनस हमें क्या बता रहा है कि हमारी सेविंग कम हुई है। जहां पे हम 25 रुपया कमा रहे थे वहां पे 3 रुपया कम कमाएंगे। कितना कमाएंगे मेरे भाई, 22 रुपये। मतलब जहां पे 25 बचा रहे थे वहां पे 22 बचाएंगे, तो हमारी सेविंग जो है कितनी कम हुई है, 3 कम हुई है। तो मेरे भाई बताइए जो 3 कम हुई है, सेविंग 3 कम हुई है, 3 जो है 25 का कितना परसेंट है। तो आपको पता चल गया कि ये 3 कम हुई है किस पे, 25 पे कम हुई है, और इंटू में 100 से गुना करेंगे तो 25 से करेंगे 4 बार में 4 3 12, 12% हमारे सेविंग में कमी आया है। ये क्या हुआ है मेरे भाई, डिक्रीज हुआ है। बस यही हमें पता करना था। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी आय शुरू में दी गई है कि 91700। अब इसका वो कितना बचाता था, 25% बचाता था। अब इसका 25% निकालेंगे तो 1/4 होगा, इतना बचाता था शुरू में। अब जो है मेरे भाई उसके बचत में कमी आई है, वही कमी हमसे पूछ रहा है कि उसका पहले बचत अगर इतना था तो अब बचत कितना कम हो गया। तो आप बोलेंगे सर अब बचत 12% कम हो गया, पहले जितना वो बचा रहा था उससे 12% कम बचाएगा। कितना बचाएगा वो नहीं पूछ रहा है, कितना कम बचाएगा वो पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये 12% कम बचाएगा, यानी 12% की वैल्यू निकाल दीजिए, 12% की वैल्यू। आप बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा, 7 त्रिका 21, इकाई अंक 1 होना चाहिए, इकाई अंक 1 यहां पे दिया गया है, और डिक्रीज वाला भी ऑप्शन है। तो डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा मेरे भाई, इतना डिक्रीज करेगा, 2751 डिक्रीज करेगा। 2751 क्या होगा मेरे भाई, आपका डिक्रीज करेगा। ये समझ में आया तो एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए।
क्या ये समझ में आया आप सभी को? एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए। देखिए, आप में से बहुत कम बच्चे इसका जवाब दिए हैं। सर क्लास टाइम पे क्यों नहीं चालू होती है? क्लास जो है ना, ये टाइपिंग वाइपिंग खुद करना पड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा सा कई बार लेट हो जाता है क्लास, कई बार क्या होता है लेट हो जाता है, थोड़ा सा कंटेंट वगैरह अरेंज खुद करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कई बार क्लास आपका लेट हो जाता है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, क्या हो गया लेट हो गया तो 5 मिनट 10 मिनट, बट मैं कोशिश करूंगा कि 12 बजे ही आपकी क्लास डेली शुरू हो, ठीक है? क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, कई बच्चे आते हैं लौट के चले जाते हैं, ठीक है? देखिए मेरे भाई, एक तरीका ये हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीका, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। आप इसमें एलिगेशन, जहां भी ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे कि दो चीज को जोड़ के और हमें फाइनल कोई एक चीज मिलती है, तो वहां पे एलिगेशन लगता है। कोई भी दो चीज को जोड़ के कोई फाइनल चीज मिलती है, वहां पे हमेशा एलिगेशन लगता है। तो यहाँ पे भी हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एलिगेशन। अगर आप चाहते हैं कि सर एलिगेशन लगाएं तो हम कैसे लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास टोटल जो है, टोटल अगर हम बात करते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेस का मतलब हो जाएगा 1/4, एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो का काम पड़ेगा। तो ये आपका इनकम हो गया मेरे भाई, अगर ये इनकम हो गया तो ये आपका क्या हो गया, सेविंग हो गया। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर 3 है और सेविंग कितना है, 1 है। क्लियर हो गया? अब आप बोलेंगे सर हमारा जो जो इंक्रीमेंट है आय में, टोटल इंक्रीमेंट कितना है, आय में 27%, टोटल वाले को बीच में लिखते हैं। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, इसको बीच में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अब उसके बाद एक जो है हमारे पास कह रहा है उसके व्यय में 40% की वृद्धि हुई है, तो 40% यहां पे लिख दीजिए, ठीक है? अब हमें पता करना ये सेविंग के बारे में, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका सेविंग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इनकम हो गया, इनकम हो गया। अब रेशियो देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या, उसको लिखिए पहले। तो एक्सपेंडिचर अगर मेरे भाई 3 है तो सेविंग कितना है मेरे भाई, 1 है। ये रेशियो हमने लिख दिया, रेशियो लिख दिया। अब आते इसमें से इसको माइनस करते तो क्या आएगा, 13% आएगा, 13%। 1 यूनिट का मतलब अगर 13% है तो 3 यूनिट का मतलब क्या होगा, 13 तिया 39% होगा, 39% होगा। अब आपको पता है कि सर अगर ये इससे बड़ा है तो इससे ये छोटा होगा, तो छोटा के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12%, तो यहाँ पे 12% लिखेंगे, 12%। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से 12% माइनस करने पे क्या 39 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलना चाहिए, और इसमें से इसको माइनस करने पे ये मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे माइनस का 12 करना होगा, तब ना इसमें से इसको माइनस करेंगे, 27% में से माइनस करेंगे माइनस का 12%, तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 39% मिलेगा। तो एलिगेशन में माइनस प्लस का बड़ा गेम होता है, उसे मिस नहीं करना है, उसका थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है? तो आपको माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस अगर प्लस में आता है डेटा तो बताता है कि हमारा जो सेविंग है वो 12% बढ़ गया है। ये माइनस हमें बता रहे कि हमारा सेविंग 12% कम हुआ है। तो हमें पता चल गया कि हमारा सेविंग कितना कम हुआ है, तो 12% डिक्रीज हुआ है, वहीं 12% हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर अब यहां से कर लेंगे, पहले पता कर लेंगे कि इसका हम कितना बचा रहे थे, 25%। अब 25% जो बचा रहे थे उससे कितना कम बचा पा रहे हैं, 12% कम बचा पा रहा है, तो इसका 12% निकाल लेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2751 आएगा। ये समझ में आया? तो हम यहाँ पे चाहे तो ये तरीका लगा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शंस है। आप यहाँ पे चाहे तो डेविएशन भी लगा सकते हैं, जहां पे एलिगेशन लगता है वहां पे डेविएशन भी लगता है। सारा गेम है मेरे भाई कॉन्सेप्ट्स का, कि आप कितने कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझते हैं। अगर मैं डेविएशन लगा दूं तो आप बोलेंगे सर बड़ा आसान हो जाएगा, ये कुछ भी ना, इतना लिखना पड़ेगा ना, इतना लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आओ मैं आपको समझाता हूं कि हम डेविएशन कैसे लगाते हैं, समझना। अगर हम डेविएशन लगाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्या होता है टारगेट, कि टोटल पहले कितना है उससे कंपेयर करते हैं। तो टोटल मतलब इनकम में, आय में कितने की वृद्धि है, 27, इसको अपना एक फिक्स पॉइंट कर लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। अब इससे जब हम कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो हम देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 13% ज्यादा है, 13% ज्यादा है। अब 13% ज्यादा है तो इसका रेशियो वैल्यू कितना है, 4 है, 4 और 1 सेविंग का रेशियो है, तो 13 क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए, 3 है इसका रेशियो वैल्यू 3, तो 13% ज्यादा है, तो 13 तिया 39। अगर 1 पे 13 ज्यादा है तो 3 पे कितना, 39 ज्यादा होगा, 39 ज्यादा है। अभी 39 क्या होगा मेरे भाई, सेविंग में बटेगा, सेविंग 1 है, 39 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 39 ही आएगा। अब उस 39 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे टोटल में से, तो मेरे भाई 27 में से 39 जाएगा तो -12 आएगा। हमें पता चल गया कि माइनस का 12% क्या होगा, सेविंग जो है डिक्रीज करेगा।
ये समझ में आ रहा है? मतलब कलम भी लगाना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई तो इसका डेविएशन भी देख लीजिए। डेविएशन में अगर आप करेंगे तो आपको कलम भी नहीं लगाना पड़ेगा, सवाल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। हमारा टारगेट क्या होता है? पहले रेशियो निकालना। किसका रेशियो निकालेंगे? आय हमें तो मिल गया, बाकी दो का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो में दिखाई दे रहा है क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? ये 1/4 होगा। तो सेविंग अगर 1 है तो एक्सपेंडिचर 3 होगा, यही होगा। अब हम देख रहे हैं कि मेरे भाई टोटल आय इतना है, तो ये जो आपका है, ये वाली वैल्यू जो है आपका एक्सपेंडिचर, ये कितना इससे ज्यादा है? तो आपका 13% ज्यादा है। तो 13% ज्यादा है तो 3 पे कितना होगा? 13 39% ज्यादा होगा। 39 1 पे 13% ज्यादा तो 3 पे 39% ज्यादा। अभी 39 किस में बटेगा? ये सेविंग में 1 से डिवाइड करेंगे, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए टोटल में से 39% माइनस करना होगा, क्योंकि ये कितना आया मेरे भाई? 39% ही आया। तो अब क्या करेंगे? टोटल में से 39 माइनस करेंगे, तो 27 में से 39 माइनस कीजिएगा तो सेविंग की रियल वैल्यू क्या आ जाएगी? -12%। यानी सेविंग कितना कम हुआ है? 12% कम हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है आपको? अब 12% पता चल गया, अब सवाल आप बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप वही काम करेंगे जो आप कर रहे थे। यहाँ पे 00, पहले 25% निकालेंगे तो 1/4 होगा, फिर 12% निकालेंगे तो 12/100 होगा। ये 00 4 से करेंगे 3 बार में, 7 3 21, इकाई अंक 1 यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप सवालों को, ऐसे सवालों को 10 सेकंड बहुत हो गया। ये काम करने में कितना समय लगेगा? ये तो माइंड में ही हो जाएगा जो हमने लिखा, इसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न को बनाइए। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या अगर इतनी है तो इसमें 2 क्रमिक वर्ष में 25% और 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 57% की कमी होती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? आपको बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है, ये क्या दी गई है? 15250, और ये जनसंख्या 25% क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते हैं? दो तरीका। हम यहाँ पे 25% पहले क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर 60% बढ़ रहा है, और 57% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। 25% बढ़ने का मतलब हो गया कि 1/4, 4 से वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, 25% बढ़ा। 60% बढ़ने का मतलब क्या हो गया? 60% का मतलब होता है 3/5, 5 से 3 बढ़ करके 8 हो गया, और इंटू 57% कम होने का मतलब हो गया कि 43%, तो 43% निकाल दीजिए। 43%, यही आपको पता करना है, यही पता करना है। आइए यहाँ पे देखते हैं। अगर हम देखें तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर एक काम कर लेते हैं, 5 से 5 को काट देते हैं पहले, 4 से करेंगे 2 कट जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो 2 से 50 आ जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 से करेंगे मेरे भाई कितनी बार में जाएगा? तो 5 से करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई अंक देखिएगा तो 5 3 15, 15 मतलब लास्ट में 5 होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये भी सवाल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। 305 में 43 से गुना कीजिएगा, 13,115 आएगा, 13,115 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन करने का, कि ऐसे सवालों को करने के लिए मैं क्या करना होता है, थोड़ा सा अपना जो है दिमाग में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होता है डेटा का। बनाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को, डेटा का बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो डेटा का ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्या आएगा? आपको मैंने बोला था कि आप देखिए कि 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 1.6 गुना, क्या आइडिया आ रहा है, क्या लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर हम देख रहे हैं कि ये जो है 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 2 गुना से ज़्यादा है, 2 गुना से ज़्यादा है, ये 2 गुना से कम है। तो ज़्यादा वाला को हटाइए, जो जितना कम होगा वही आंसर होगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये 2 गुना से ज़्यादा है, मतलब 2 गुना से ज़्यादा, इसको हटा दीजिए। ये 37 दूनी क्या आता है? 74 आता है, 74 मतलब ये 2 गुना से कम है, ठीक है। इसको देखते हैं, 33 दूनी क्या आ जाएगा? 66, 66, ये भी मेरे भाई क्या है? 2 गुना से आपका कम है, 2 गुना से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 38 दूनी क्या हो जाएगा मेरे भाई? 38 दूनी 76 हो जाएगा,
76 हो जाएगा। लगभग ये 2 गुना है, लगभग ये 2 गुना है, लगभग ये 2 गुना, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये तो 2 गुना के आसपास है, 2 गुना से कम है। इन्हीं दोनों में कोई हमारा आंसर होगा, इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। तो यहां पे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इन दोनों में आंसर कौन होगा, तो आप आंसर यहां पे दे सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए यहां पे पता कीजिए कि डिफरेंस जो है इन दोनों में, डिफरेंस कहां पे ज्यादा और कहां पे कम है, कहां पे ज्यादा डिफरेंस है, कहां पे कम डिफरेंस है। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं मेरे भाई, तो 12 का डिफरेंस आएगा। यहां पे क्या आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा। यहां पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 14 में से 6 जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और यहां पे आपका 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है मेरे भाई, यहां पे 12 आ रहा है, यहां पे 18 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें डिफरेंस, देखिए कई बार डिफरेंस से आपको आइडिया नहीं लगेगा, कई बार डिफरेंस से आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। अगर हम यहां पे ऐड कर दे तो ये हो जाएगा इतना, और इसको ऐड कर दे 18 को, 8 से 14 74 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इससे हमें ज्यादा परफेक्टली आइडिया नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे अगर डिफरेंस में आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक काम कीजिए, आपको पता चल गया कि ये दोनों तो नहीं होगा, दोनों तो नहीं होगा। अब ये हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, इसको लिखिए। एक आपके पास 37 अब बटे में कितना है, 56 है। दूसरा आपके पास क्या है मेरे भाई, 33 अब बटे में 54 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, यही पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहां पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा, डिफरेंस से भी आपको आइडिया लग जाएगा, डिफरेंस से भी यहां पे आइडिया लग सकता है, क्योंकि बेस जो है लगभग सेम है। बेस क्या है मेरे भाई, लगभग सेम है। तो जब बेस आपका लगभग सेम होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके बीच का डिफरेंस कितना, 1। अच्छा हमने डिफरेंस गलत निकाला था ना, हमने डिफरेंस ही गलत निकाला था। ये आपका डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंस किसका निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए बेस लगभग सेम है, 56 और 54 बेस लगभग सेम है, लगभग सेम है। हम आपको एक अलग तरीका बता रहे हैं, एक तो हमारे पास तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको कटा के तो भी आइडिया लग जाएगा, बट मैं एक और आपको तरीका बता रहा हूं कि ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि मेरे भाई थोड़ा देखिए यहाँ पे, आपको पता है कि बेस लगभग सेम है। जैसे मैं बोलूँ कि 1/2 है और नीचे में आपका 2 है, जैसे ऐसे कर देते हैं, नीचे में आपका 7 कर देते हैं और ऊपर में 1 कर देते हैं, नीचे में 7 कर देते हैं, ऊपर में 2 कर देते हैं। तो आप बताइए इसमें से अगर बेस सेम है तो अब ये संख्या कौन बड़ी है और कौन छोटी है, तो आप बोलेंगे सर जहां पे हमारा जो है डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो जहां पे मेरे भाई डिफरेंस कम होगा वो संख्या बड़ी होगी, जहां पे डिफरेंस कम होगा बड़ी होगी, अगर बेस सेम है तो हम देखें कि बेस लगभग सेम है तो डिफरेंस यहां पे कम है, जहां पे कम है वो वाली संख्या बड़ी होगी, वो वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या हमारे पास बड़ी हो जाएगी। तो हम ये भी लॉजिक यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। अगर इसमें कंफ्यूजन है, देखिए आप अपना सेंस डेवलप कीजिएगा, जो भी डेटा है उसके साथ सेंस डेवलप करना है, क्योंकि ऐसा सवाल दिया जा रहा है कि अगर आप डिवाइड करने पे लग जाएंगे तो टाइम लगेगा। एक तरीका यहाँ पे और है जो मैं आपको बताने जा रहा था कि 37 बटे में अगर आपको दिया गया 56 और यहाँ पे आपको दिया गया 33, अब बटे में आपको दिया गया 54, अगर कटता है तो कटे, ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से 11 बार में, 3 से 18 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गुना कीजिए इससे और इसको गुना कीजिए इससे। तो अब गुना करके देखिए किस साइड बड़ा आ रहा है, किस साइड छोटा आ रहा है। जिस साइड बड़ा आएगा वो बड़ी संख्या होगी, जिस साइड छोटा आएगा वो छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो जब 2 नंबर में पता करना हो तो डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान होता है। बट यहाँ पे मैं देखा कि बेस भी लगभग सेम है, ये बेस लगभग सेम है, 54 और 56 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास है, बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो हम डिफरेंस को देख लिए, तो डिफरेंस को हम देख रहे हैं कि जहां पे डिफरेंस कम होगा वो संख्या बड़ी होगी, जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस मेरे भाई ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ये वाली संख्या क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। तो ये तरीका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एक तरीका आपके पास ये भी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए।
बताइए 9 और 51 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 9 और 51 का तृतीय अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइए। आप बोलेंगे सर बड़ा सिंपल सवाल है, अगर तृतीय अनुपात निकालना है तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया और हमें सी चाहिए। तो सी बराबर क्या होता है मेरे भाई? बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है, यही होता है। बी स्क्वायर मतलब 51 और इंटू में 51 अपॉन में ए 9। 9 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 17 बार में, 3 से करेंगे मेरे भाई ये भी 17 बार में जाएगा। 17 सत्ते 289 यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न को बनाइए। हर सवाल इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। जितने भी सवाल आप देख रहे हैं इन सभी सवाल जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का पेपर आप देने जा रहे हैं तो, क्योंकि करंट में अभी किस तरह का आपने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है अभी आपका जो पेपर हुआ था ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का, उसके आधार पे कई सारे सवाल इसमें भी देखने को मिले हैं। एनटीपीसी 12th लेवल वाले में भी कई सारे क्वेश्चन कॉपी हुए हैं। तो आपको जो करंट में एग्जाम्स हो रहे हैं उसका आपको एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 8-10 सेट के अकॉर्डिंग जो है 8-10 क्लास के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा 57 शिफ्ट का निचोड़ आपको मिल जाता है। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि पूरा निचोड़ भी आपको मिल गया, जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी मिल गया और आपको पता भी चल गया कि पेपर किस तरह का चल रहा है। देखिए कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पे बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि उसके वास्तविक मूल्य विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसे करने का सिंपल तरीका है कि अगर हम ऐसे सोचें 5/11 लिख दिया हमने। पहले विक्रय मूल्य क्या था? 11 था। शुरू में विक्रय मूल्य 11 था, बट अब विक्रय मूल्य क्या हो गया? 5 हो गया। ये वास्तविक विक्रय मूल्य था 11, ये आपका 5 हो गया। जब हमने इतना में बेचा तो हमें 15% की हानि हुई। 15% की हानि का मतलब है कि विक्रय मूल्य 85% पे होगा, ये वैल्यू 85% पे होगा। तो इसका कितना गुना है? 17 गुना है। तो अगर इसमें 17 से गुना कर दे तो 17 एकम 17 हो जाएगा और 17 एक 18, यानी इतना परसेंट विक्रय मूल्य पहले था, वास्तविक विक्रय मूल्य इतना परसेंट था। देखिए ये इसका कितना गुना है? 17 गुना है। 17 × 5 = 85। इसमें भी हमने क्या किया? 17 से गुना कर दिया। तो शुरू में विक्रय मूल्य इतना परसेंट था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस विक्रय मूल्य के वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाए। अभी वास्तविक विक्रय मूल्य मेरे भाई इतना था, अब इसके 90% पे बेचा जाए तो 90% पे बेचा जाए। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 00 आएगा। तो 90% पे बेचने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब इसको गुना कीजिए, 9 × 63, लास्ट में क्या होगा? 3 होगा। और ये परसेंटेज है तो आंसर परसेंटेज में आएगा। चाहे जो भी डेटा हो लास्ट में क्या होगा? 0.3 होगा और 0.3 वाला एक ही ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे चाहें तो यहीं पे रुक भी सकते हैं, आप यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इतना परसेंट हमारा विक्रय मूल्य आएगा और 100 से कितना ज़्यादा होगा तो 0.3 तो आएगा ही आएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो भी 0.3 आएगा, तो 0.3 वाला ही ऑप्शन होगा। ये 100% है। लेकिन अगर पूरा चाहते हैं कैलकुलेशन तो आइए कर लेते हैं। हम इसे गुना करेंगे तो 9 × 63, एक अंक पे दशमलव होगा, और यहाँ पे करेंगे 9 से तो 9 × 8 = 72, 72 में 6 को ऐड करेंगे 78 हो जाएगा, और 9 और 7 मेरे भाई 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज है तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में आएगा, यानी जब इस विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाएगा तो उसका मतलब इतना परसेंट होगा। अगर विक्रय मूल्य मेरे भाई इतना परसेंट है तो प्रॉफिट कितना है? 100 से कितना ज़्यादा है? 68.3% ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट क्या होगा? 68.3% होगा। प्रॉफिट कितना होगा मेरे भाई? 68.3% होगा। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी 57% लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है? गलत बाटे का यूज करता है और वो 13% कम वजन तौलता है। तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। और जवाब जो है निकटतम दिया गया है, यानी अप्रोक्स, मतलब आपको दशमलव में आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए डेटा कुछ ऐसा ही दिया गया है कि कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है इस क्वेश्चन में। 57% का लाभ, यानी 100 की वस्तु को हमने कितना में बेचा होगा? 157 में बेचना होगा। 13% कम वजन तौलता है, यानी जहां पे उसको 100 ग्राम तौलना था वहां पे 87 ग्राम तौलेगा। इसका उल्टा कर देंगे तो मूल्य का अनुपात हो जाएगा। 87 रुपये के सामान को 100 रुपया बना के बेचेगा।
अब यहाँ पे ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 87 रुपये के सामान को 157 रुपया में बेचा गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया मेरे भाई? आप बोलेंगे सर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अब 15 में से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, आपका 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और किस पे? तो 87 पे, और इंटू में क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 7 में से 7 0 हो जाएगा, 15 में से आपका 8 जाएगा, 7 70 आ जाएगा। ये आपका सही है ना, 13% कम वजन तौलता है, तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका क्या है? 87 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया मेरे भाई? 87 दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा बताइए? यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन करें? कैलकुलेशन क्या हो गया आपका? थोड़ा लेंदी हो गया, दिमाग लगाइए कैसे करेंगे आप। एक तरीका है कि इसको 7000 को 87 से डिवाइड कर दे। एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि सर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो हम 70/87 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस 17 है, 17/87 ऐसे लिख सकते हैं क्या? एलसीएम लेंगे 87 आएगा, और 87 में से 17 को माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब इसको मेरे भाई इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो अब इसके बाद में इसके बगल में क्या है मेरे भाई? परसेंटेज है, तो यहाँ पे 100% लगाइए। जैसे इसमें गुना कीजिएगा 1 में तो ये 100% हो जाएगा, माइनस अभी क्या हो जाएगा? 1700, और बटे में क्या हो गया? 87% हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे दो तरीके, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 87 और गुने में क्या हो गया? 100%। अब ये लगभग कितने के बराबर होगा? तो देखिए नीचे, अगर हम नीचे वाले में एक अंक पे दशमलव लगा दें, 8.7 है, तो 8.7 अगर हम कर दें, 87 में एक अंक पे दशमलव लगा दें, तो ये क्या होता है? 10% की वैल्यू, ये इसके 10% की वैल्यू होता है। तो अगर हमें 17 तक जाना तो इसका दोगुना करना होगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, यानी 17.4 का मतलब क्या हो गया? 20% हो गया। तो 17.4 का मतलब 20% होता है, और ये ऊपर में 17 है, तो 17 का मतलब क्या होगा? 17 का मतलब क्या होगा? 20% से कम होगा, यानी 19 दशमलव कुछ होगा, 19.9 ले लीजिए या 8 ले लीजिए, कुछ ले लीजिए अप्रोक्स में। तो हमें पता चल गया कि 17 का इसका मतलब क्या हो गया? 19.9% के आसपास। तो आप बोलेंगे सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100% में से हम क्या करेंगे? 19.9% के समथिंग हम माइनस करेंगे, 9 होगा या 8 होगा, समथिंग होगा, 19 दशमलव कुछ होगा, यानी 20 के बिल्कुल नजदीक होगा, 20 के बिल्कुल नजदीक होगा। तो आप बोलेंगे अप्रोक्स में इतना माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 80 दशमलव कुछ आएगा, 80 दशमलव कुछ। हमारा आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 80 दशमलव कुछ, यानी 80% के बिल्कुल पास में आएगा, 80 दशमलव कुछ। और 80 दशमलव कुछ के बिल्कुल पास में 80 ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा मेरे भाई? आपके सवाल का जवाब। ये तरीका देखिए, इन तरीके को आप समझिए, सवालों को ये आसान करता है। फिर से समझिए, मैं आपको बताता हूं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 17/87 लिख सकते हैं, 87। अब इसमें बाहर में 100 है तो 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100% हो जाएगा, माइनस ये हो गया 1700/87, 1700/87, ध्यान दीजिएगा 1700 अब बटे में क्या हो गया? 87% हो गया। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सर ये 87 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 174 आएगा, 174। अब 174 से थोड़ा कम है, मतलब कि 20% से हमारा वैल्यू थोड़ा कम आएगा। ये जो वैल्यू है वो 20% से क्या आएगा? थोड़ा कम आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 20% से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम। तो 20% अगर माइनस कीजिएगा तो मेरे भाई 80 हो जाएगा। अगर थोड़ा कम माइनस कीजिएगा तो 80 दशमलव कुछ आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट क्या आएगा? 80 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 80% के आसपास आएगा। 80% के आसपास एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी आपका जवाब होगा। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन सवालों का जवाब क्या होगा? कह रहा है कि यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर अगर 20% प्रति वर्ष है, तो आपको बताना है कि
प्रति वर्ष ब्याज कितना होगा। तो प्रति वर्ष राशि क्या है आपको बताना है। संयोजित होने का मतलब कि कंपाउंडेड है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई पे है क्वेश्चन। तो बताइए कि आपका मूलधन कितना होगा इस क्वेश्चन में, कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। चलिए मेरे दोस्त, चलिए मेरे भाई जल्दी बताइए इन सवालों का जवाब आप क्या देंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज अगर इतना है, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, अब ब्याज का दर 20% प्रति वर्ष है। थोड़ा समझिए, 20% प्रति वर्ष का मतलब क्या होता है। मूलधन आपका ये है तो पहले साल 20% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 20% ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो इसका अगर हम निकालेंगे 20%, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 आएगा, 4% आ जाएगा। हमें क्या मिलेगा, यहाँ 20% मिलेगा, यहाँ भी 20% मिलेगा, और इसका 20% मिलेगा। तो जब 20 का 20% निकालिएगा, यहाँ पे 20% का 20% निकालिएगा, तो मतलब कि 1/5 निकालिएगा तो 5 चौका 20, 4% आएगा। तो हमें पता चल गया कि पहले साल का ब्याज 20% है, दूसरे साल का ब्याज 24% है, और उसी दूसरे साल का ब्याज यहाँ पे दिया गया है। तो 24% की वैल्यू दिया गया, हमसे मूलधन पूछ रहा है, और मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये काम आप माइंड में भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया। इसे दूसरे साल का ब्याज क्या होता है, हमें पता है कि x + y + x y / 100 करते हैं तो 44% आता है। तो पहले साल 20%, तो 44 में से 20 गया, बाकी 24%। तो 24% जो हमारा होगा दूसरे साल का ब्याज होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 6786, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 24% की वैल्यू है। हमें मूलधन चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, अगर आप करेंगे तो 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 से करेंगे 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 12 × 6 = 72 हो जाएगा। अब 72 के बाद में यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे 12 से डायरेक्ट ये नहीं कटेगा, 12 से डायरेक्ट आपका ये नहीं कटेगा, ठीक है। 72 हो जाएगा, 72 के बाद में आपको 6 बचेगा, नहीं कटेगा। ये काम करते हैं हम लोग 8 से कटा के देखते हैं। अगर हम 8 से देखें तो यहाँ पे हम करेंगे 8 से ये भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा तो 4 से कटाइए, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटा। चलिए मेरे दोस्त, आवाज अब जा रही है आपको, आवाज आपको मिल रही है, एक बार कमेंट करके बताइए। $28,275 आपके सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए मेरे दोस्त, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे दोस्त एक बार सेशन को ना थोड़ा फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। सर ये क्वेश्चन फिर से बताओ, ये क्वेश्चन फिर से बताओ। आइए मैं इसको फिर से बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है समझिएगा।
जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, दो दो तरीके से समझ सकते हैं, दोनों तरीका देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि दूसरे साल का ब्याज दिया गया है और 20% प्रति वर्ष क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंडेड आपको दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये मूलधन है आपका तो मूलधन हमेशा 100% पे होता है। हर साल ब्याज 20% मिल रहा है, पहले साल 20% मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 20% ब्याज मिलेगा, बट दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो इस 20% का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। इस 20% का 20% का मतलब हुआ 1/5, तो 5 चौका 20, 4% आएगा। तो हमें पता चल गया कि पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है। तो दूसरे साल का ये जो ब्याज 24% वो दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर 6786 ये कितने परसेंट की वैल्यू है, दूसरे साल का ब्याज है। तो दूसरे साल का ब्याज क्या है, 24% है। हमें मूलधन चाहिए तो मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। एक तरीका ये हो गया समझने का। दूसरा तरीका हमें पता है कि x + y + xy / 100 करते हैं तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता है, 44% आता है, 44% आता है। और हमें पता है कि पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 20% होगा। हमें पता है ना पहले साल का 20% होगा, तो अगर इसमें से हम 20% माइनस कर दें तो भी हमें दूसरे साल का क्या मिलेगा, 24% मिल जाएगा। ये हो गया दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साल का, अब माइनस किया तो दूसरे साल का आ गया। तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, 24%। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 से करेंगे 6 बार में, 4 से करेंगे 25 बार में, 6 से करेंगे 6, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 से। अब इकाई अंक आपका क्या आएगा, 5 आएगा। बट हम देख रहे हैं कि इकाई अंक 5 सब में है, तो 25 से कम 25, 25 3 75 और 2 77 7। लास्ट का जो 2 डिजिट होगा 75 होगा, लास्ट का 2 डिजिट 75 यहीं पे दिया गया है। ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से ये संख्या किससे विभाज्य है, निम्नलिखित में से संख्या किससे विभाज्य है आपको बताना है। तो आप बोलेंगे सब 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी, ये तो आंसर नहीं होगा। 8 से संख्या कट रही है, तब बोलेंगे तीसरे नंबर पे ऑड नंबर है, तो लास्ट में माइनस कीजिए 4, 4 माइनस करने पे 35 आ रहा है, मतलब ये 8 से भी नहीं कटेगा। अब हमारे पास बचा यहाँ पे 12 का मतलब हो गया 4 और 3, तो 4 से भी नहीं कट रही है संख्या, मतलब 12 से भी नहीं कटेगी। बचा 3, यही जवाब होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 4 से तो ये नहीं कट रही है, 8 से भी नहीं कट रही है और 5 से भी नहीं कट रही। बचा 3, तो 3 से ही कटेगी। तो चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। अंकों का सम 3 से करना चाहिए, 5 1 6, 8 1 9, ये 3 हो गया, 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, बिल्कुल कट रहा है। तो हमें ऐसे चेक करना होता है इन सवालों को। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने, देखिए यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स नाम के कोई बालक आए हैं और इस बालक के कमेंट्स को देख करके लग रहा है कि बच्चा पढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसे बच्चों के कमेंट्स का ना कोई रिप्लाई आप ना किया करें, ठीक है। बच्चे का कमेंट ये है कि सर जब कोई मुझसे 4 और प्लस में 5 पूछता है तो उसको 9 लिखने में भी मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, तो वैसे बच्चों पे हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे कह रहे कि ए बी को एक 60% की हानि पर बेचता है मैकबुक, बी सी को 25% के लाभ पर बेचता है। सी ने मैकबुक को इतना में खरीदा और ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या थी आपको बताना है। ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या थी, तो सिंपल पैटर्न पे सवाल है, आप कर लीजिए इसे। आप बोलेंगे अगर मान लेते हैं कि ए के लिए उसकी कीमत एक्स थी तो उसने 60% की हानि पर बेचा, 40% पे बेचा, यानी 2/5 पर बेचा। फिर क्या किया, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा। 25% के लाभ का मतलब कि 4 की वस्तु को 5 में बेचा जाएगा, 125% पे बेचा जाएगा। अब ये फाइनली किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 4723 के बराबर होगा। अगर हम इसे कटाना पिटाना चाहें तो आप बोलेंगे सर इसे कैसे करेंगे कैंसिल, हम लोग 2 से मेरे भाई 2 बार में चला जाएगा। अब ये 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी 5 से 5 भी आपका कट जाएगा, इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। गुना करेंगे तो क्या आ गया, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, यही वाला आंसर होगा। ये समझ में आ रहा है, सिंपल पैटर्न पे सवाल है। जब x बराबर निकालिएगा तो 2 जाके मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। जो बच्चे
चैप्टर वाइज टारगेट बैच में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं वो आकर के आप सिलेक्शन वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से मात्र 99 में आप अपनी चैप्टर वाइज ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही है, लास्ट के 2 महीने का ये टारगेट बैच है। हर चैप्टर के 60-70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उससे बाहर आपके पेपर में सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल, जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो हर सेट में लगभग इस टाइप का सवाल आपको दिया जाता था, तो कई बच्चों को लगता था कि सर सवाल ये नहीं आ रहा है। देखिए सवाल पूछा जा रहा है, आपका जवाब क्या होगा? 71 होगा, 171, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर हमसे विषम पूछता तो अगर ये n है तो n आपका आंसर हो जाता, 170 हो जाता। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। मेरे भाई सेशन को ना शेयर करते रहिएगा, सेशन को थोड़ा शेयर करते रहेंगे। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इतने को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, ए का 4 गुना, बी का 9 गुना, सी के 3 गुना के हिस्से के बराबर है, तो आपको बताना है कि इसमें से ए का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका 4 गुना करेंगे, इसका 9 गुना करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे। तो हमें रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है? ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए पहले इनका एलसीएम लेना होता है। इसका हमें क्या करना होता है? इसका और इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 चौका 36 आएगा। अब 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा, ठीक है, सॉरी 9 बार में जाएगा। कितनी बार में? 9 बार में जाएगा। 36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा। तो ये हमारा एबीसी का क्या आ गया मेरे भाई? अनुपात आ गया, कि इस अनुपात में इस पैसे को एबीसी में बांटा गया है। अब हमसे पूछ किस कर रहे? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा मतलब हम चाहें तो पहले 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ये ए का हिस्सा है, तो जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो 9 का मल्टीपल अगर हम देखें इसमें, तो ये आपका 9 से 9 कटेगा, ये भी 9 कट जाएगा, ये 9 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 5 और यहाँ पे 4, 9, 5 4 9, ये 2 नहीं होगा, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पे जो बचा वहीं लास्ट में 9 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए 9 का मल्टीपल है, तो आप बोलेंगे सर 8 2 10, 10 8 18, बिल्कुल 9 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन को बिना कुछ किए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा, और 9 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, नहीं तो फिर आपके पास क्या करना पड़ेगा, फिर 5 सेकंड फालतू में टाइम बर्बाद कीजिएगा। 9 की वैल्यू चाहिए किसकी? टोटल में। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 12 4 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 का 9 हिस्सा चाहिए किसका? तो आप बोलेंगे सर 5 8 और 300 का। अब ये 25 से करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इकाई अंक की अगर हम बात करें, सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे इकाई अंक 9 त्रिका 27 और 7 7 चौका 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 यहीं पे दिया गया, यहीं आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन आप मिनिमाइज कर सकते हैं, बाकी आप केवल 9 का मल्टीपल देख के भी इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सिंपल सवाल है, 10% की छूट के बाद में वस्तु कितना में बेचा जाएगा? इसका 10% क्या आएगा मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर 90 आएगा, 90 रुपया कम में बेचिएगा। तो 90 कम में बेचने का मतलब कि 810 में बेचेंगे, तो 810 रुपया जवाब हो जाएगा, 810 रुपया जवाब हो जाएगा। इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे दोस्त सिंपल सा सवाल है। आप बोलेंगे सर कल भी ऐसा सवाल आपको मैंने कराया था, कल के भी सेट में आप देख रहे हैं कि कल के सेट में जो हमने करा था उसमें से 6-7 क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम टाइप के हैं, 6 7 8 10 भी आप कह सकते हैं, बस डेटा केवल चेंज किया गया है। तो 3 4 5 6 भी आप जो है कंप्लीट सेट लगा सकते हैं, तो आपको पूरा एग्जाम का जो 57 शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका निचोड़ आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद में बाकी जो है हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8-10 क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा 57 शिफ्ट क्लियर करा दूंगा,
फिर उसके बाद उसमें से कोई भी सवाल आपको दिखाई देगा तो आपको बनता हुआ लगेगा। चलिए मेरे भाई यहाँ पे हम देखते हैं। आप बोलेंगे सर हम इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, तो पावर का माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे ना, 50 की पावर माइनस 13 बटे में 50 की पावर 15, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 28 होगा। अब माइनस का 28 और फिर माइनस का 11, तो माइनस का 39, तो 50 के पावर में माइनस का 39 जवाब हो गया। देखिए कैसे, आप बोलेंगे सर 50 के पावर माइनस का 13, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, 50 के पावर 15 हो जाएगा और इंटू में क्या है 50 के पावर माइनस 11 है। पहले भाग का काम कर लीजिए, तो ये 50 के पावर माइनस का 28 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इंटू में क्या है 50 के पावर माइनस 11 है। अब यहाँ पे बेस से में तो गुना में ऐड होगा, तो माइनस का क्या होगा 39 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। मेरे दोस्त अगले सवाल का जवाब दे। एक संख्या को 70% बढ़ाने पर अगर 3910 प्राप्त होता है तो बताइए कि वह संख्या क्या है। 70% बढ़ाने पे ये प्राप्त होता है, मतलब कि 170% की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है 170% की वैल्यू है। अगर हमें वह संख्या चाहिए मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। आप बोलेंगे सर जीरो से आपका जीरो कट जाएगा और 17 से करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा और 5 बचेगा तो 17 तिया 51 हो जाएगा। अब 23 पे 2 जीरो मतलब 2300 आपका जवाब हो गया। तो सेकेंडों में करने वाला ये सब सवाल है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। कल भी आपने देखा था कि सेम टाइप का सवाल कल के भी सेट में मिला था, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल। बनाइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यदि माँ की आयु का 2 गुना बेटी की आयु से 4 गुना से 26 वर्ष अधिक है। देखिए माँ की आयु का 2 गुना, तो माँ की आयु का अगर हम 2 गुना कर दें और बेटी के आयु का 4 गुना कर दे, बेटी के आयु का 4 गुना कर दे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ की आयु का 2 गुना बेटी के आयु के 4 गुना से 26 वर्ष अधिक है। 26 ज़्यादा है, तो अगर बराबर करना तो इसमें 26 जोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में बेटी की आयु का 3 गुना, बेटी की आयु का 3 गुना, तो बेटी की आयु का 3 गुना, 3 गुना, ठीक है। माँ की आयु से 2 वर्ष कम है, माँ की आयु से 2 वर्ष कम है। माँ की आयु को हमने m माना है, इससे 2 वर्ष कम है, ठीक है। तो माँ की आयु के से 2 वर्ष कम है, तो यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे 2 करेंगे। माँ की आयु से क्या है 2 वर्ष कम है, तो माँ की आयु में से 2 माइनस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें 2 ऐड कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको ला करके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसको इधर ला देते हैं। इधर ला देंगे तो यहाँ पे +2 और बराबर में क्या हो जाएगा m हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटी की आयु का 3 गुना माँ की आयु से 2 वर्ष कम है, तो इसमें 2 हमने जोड़ दिया, माँ की आयु के बराबर हो गया। माँ की आयु जो हमें पता चल गई तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, तो मेरे भाई m की जगह पे इतना आएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6 d हो जाएगा। आप प्लस में 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में ये 4d और प्लस में क्या हो गया 26, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर इधर आएगा तो 2d हो जाएगा और बराबर में उधर जाएगा तो 22 हो जाएगा। d बराबर में कितना आ गया 11 आ गया। अब d का मान मेरे भाई 11 आ गया, तो हमसे पूछा क्या गया, अंतर पूछा गया, m का मान निकालना है। तो m का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 तिहाई 33, 33 और 2 35 हो जाएगा 35। अब अंतर निकालिएगा मेरे भाई, तो 4 और 2 24, अंतर 24 आएगा। ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। अंतर क्या आएगा मेरे भाई 24 आएगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब एक चतुर्भुज दिया गया, ट्रेपेजियम दिया गया, तो पहले एक ट्रेपेजियम बना लीजिए। पहले एक ट्रेपेजियम हम लोग बना लेते हैं। यार ये क्या हो रहा है, ट्रेपेजियम क्यों नहीं बन रहा है।
इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए हाथ से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं पहले। एक क्या करते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम बना लेते हैं। तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का ट्रेपेजियम होगा। इसका नाम देते हैं, कह रहे कि बीसी जो है एडी के, ये आपका ए हो गया और ये आपका डी हो गया और ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। ये दोनों आपस में पैरेलल है, बीसी और एडी पैरेलल है। एसी बराबर है सीडी के, एसी बराबर है एसी, ये भुजा बराबर है सीडी भुजा के, इस भुजा के बराबर है। और कौन दिया गया, एबीसी 18 डिग्री, एबीसी ये वाला एंगल क्या दिया गया, 18 डिग्री दिया गया। फिर कह रहा है कि बी ए सी 93 डिग्री, बी ए और सी ये एंगल कितना दिया गया, 93 डिग्री दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए सी डी का मान क्या होगा, ए सी डी ये एंगल क्या होगा, ये एंगल निकालना है। ये एंगल को अगर हम एक्स मान लें मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तो ये एक्स हमें निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। 180 में से दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें कितना आएगा मेरे भाई, अगर इसमें 2 दे दे तो 20 हो जाएगा। तो 20 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे 91 में तो 111 हो जाएगा। तो 111 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 69 आ जाएगा। ये 69 डिग्री हो जाएगा। अब ये 69 डिग्री हो गया तो हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा, तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण होंगे, ये भी 69 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए सी डी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो अगर इसके सामने का कोण अगर हम मानते हैं थीटा, तो मेरे भाई इसके सामने का कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसके सामने का कोण अगर 69 है तो इसके सामने का भी कोण क्या होगा, 69 होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, 69 होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण बराबर। इसके सामने का कोण अगर ये है तो इसी के बराबर भुजा ये, इसके सामने का कोण ये होगा। अभी एक्स निकालना, तो एक्स बराबर क्या होगा, 180 डिग्री और माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 70 दूनी कितना होता है, 140, मतलब 138 है। 138 से 180 कितना ज़्यादा है, 42 डिग्री ज़्यादा है। तो अंतर कितना आएगा, 42 डिग्री आएगा। यानी 42 डिग्री आपके सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन बी। 42 डिग्री क्या होगा मेरे भाई, आपके सवाल का जवाब। ये बात समझ में आ रही है। अगले प्रश्न पे आइए। देखिए ये सवाल भी कल की क्लास में हमने देखा था कि बिल्कुल सेम टाइप का सवाल भी कल मिला था, बस डेटा आपको चेंज है यहाँ पे। तो ऐसे सवालों का तरीका क्या होता है कि हम x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके पावर में क्या होगा, z मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 0.72 और इनटू में z बराबर। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर में मल्टीप्लाई होगा, पावर में मल्टीप्लाई होगा। तो ये 0.86 और इनटू में y का पावर कितना, 8, इसके बराबर होगा। अब ये z का मान आप निकालना चाहते हैं तो 86 इंटू में 8 और बटे में 72, पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया। अब यहाँ पे 8 से कीजिएगा 9 बार में जाएगा, 9 से कीजिएगा 9 9 81 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 5 45 हो जाएगा। 9.5 के आसपास जो होगा वही जवाब होगा, 9.5 के आसपास जो होगा वही जवाब होगा। देखिए मेरे भाई 9.5 और 9.6 दोनों के आसपास है। थोड़ा जल्दीबाजी में आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ये आंसर आपका नहीं होगा। कई बच्चों का जवाब ये आ रहा है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 9 81 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 का मतलब 50 हो गया। तो 9 से 9 5 45, 5 बार में ही तो जाएगा, तो 6 बार में तो जाएगा नहीं जाएगा। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ये 5 5 आपका रिपीट होता रहेगा, तो किसके नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट है। अगले प्रश्न पे आइए। मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे। देखिए इसको करने का मैंने दो तरीका बताया था। एक तरीका बताया था कि आप चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका मैंने बोला था कि डेविएशन भी आप लगा सकते हैं। डेविएशन कैसे लगाते हैं, हम देखते हैं कि आंसर 50 के आसपास है, हमने माना कि इसका औसत 50 है, माना तो 50 से कितना कम है, 10 कम है। 50 से कितना कम है, -1 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। ये 50 से कितना कम है, -11 कम है। तो ये -11, ध्यान दीजिएगा, -11 और माइनस, ये -11 -11 -11 -22 हो गया।
अब इसमें से 22 माइनस करेंगे 23, 25 में से अगर 22 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 3 में 6 को ऐड करेंगे 9 आएगा, यानी पूरा को जोड़ने पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। देखिए ये माइनस का 11 माइनस का 22, 25 में से 22 गया 3, 6 में ऐड किया 9 आ गया। अभी 9 क्या होगा सब में बटेगा, सब में मतलब पांचों में, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। 1.8 इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 50 में 1.8 जोड़िएगा तो 51.8 आपके सवाल का जवाब होगा। 51.8 आपके सवाल का जवाब होगा। मेरे दोस्त ये समझ में आया? तो ये भी तरीका आपको समझना चाहिए। ये तरीका कब हमारे ज़्यादा काम आता है, जब यहाँ पे ऐसा डेटा दिया गया हो जिसको जोड़ना मुश्किल हो, जोड़ने में समय लगे, तो उस जगह पे ये तरीका आपके काम आता है। एक तरीका है सबको जोड़ देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको जोड़ सकते हैं, जोड़ना आसान है। बट यहाँ पे ये अलग वाला तरीका आपके ज़्यादा काम आएगा कब, जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, डिफिकल्ट होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक बोतल का अंकित मूल्य दिया गया है, 2 क्रमिक छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इन 2 डिस्काउंट के बदले 1 डिस्काउंट क्या होगा मेरे भाई, x + y माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो गुना जोड़िएगा तो 15 और माइनस का 14.5, 14.5 डिस्काउंट होगा। तो 14.5 इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, लगभग हम 14.5 माइनस करने का मतलब है कि पहले हम इसमें से 14 माइनस कर दें, 14%, तो 14 × 12 कर दीजिए, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 14 और 2 मेरे भाई 14 और 2 16 हो जाएगा। और फिर मेरे भाई इसमें 6 और ऐड कर दीजिए, 1 7 और मेरे भाई 4, 174 माइनस करते ही हमें लास्ट में 24 वाला जो 24 नहीं 26 वाला जो होगा वो आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। देखिए हम इसे डायरेक्ट बना लिए, कैसे समझिएगा। हमें पता है कि इन दोनों के बदले एक डिस्काउंट हम पता कर सकते हैं, x + y माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 14.5% मिलेगा। हमने पहले इसका 14% निकाला, तो 14% के लिए हम क्या करेंगे, इसका 1% 12, 12 और 14 में गुना करेंगे, तो 12 और 14 में गुना करेंगे 168 आएगा। अब हम इसका आधा % निकालना, तो इसका 1% कितना, 12, 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दिए तो 174 आ गया। अब डिस्काउंट अगर 174 है मेरे भाई, डिस्काउंट 174, तो अंकित मूल्य कितना होगा, इससे 174 कम होगा। तो अगर इसमें से हम 200 माइनस कर दे मेरे भाई, तो 100 कितना होगा, 1026 आपका जवाब होगा। तो ऐसे भी हम इन सवालों को बना सकते हैं, माइंड कैलकुलेशन से भी। माइंड कैलकुलेशन से भी आप इन सवालों को बना सकते हैं। अन्यथा आपको पता है कि 4-5 तरीके हमें पता है कि रेशियो मेथड लगा सकते हैं, हम वहां से डिस्काउंट कर सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 11:55 बच्चों का आंसर आ रहा है, और भी बच्चे जवाब दें। 11:55 बच्चों का जवाब आ रहा है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि कोई आदमी सुबह के 7:50 पे निकलता है एम से, और एन पे जाता है 2:50 पे, कितना समय लगा। तब बोलेंगे 7 से अगर हम 2 देखते हैं तो 5 और 2 7 घंटे का समय लगा। इसको समय कितना लगा, ए को मेरे भाई 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे का, ठीक है। अब ए को एम से एन तक जाने में और बी को एन से एम तक आने में कितना समय लगा, तो बी 9 बजे निकला और 2 बजे पहुंचा, 9:50 में निकला 2:50 में पहुंचा, तो 3 2 5, 5 घंटे का समय लगा है। तो बी को जो समय लगा है मेरे भाई वो कितने का समय लगा है, 5 घंटे का समय लगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट भी हम ऐसे काम कर सकते हैं कि अगर हमें पता करने की समय कितना होगा मिलने का, तो हमें क्या करना होता है, रिलेटिव डिस्टेंस सापेक्ष दूरी बटे में सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड लगाना होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है मेरे भाई ऐसे सवालों में, तो सबसे पहले आपको पता है कि दूरी सेम है, तो जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा स्पीड का अनुपात होगा, उल्टा कर देंगे,
तो पहले ए का स्पीड क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और बी का हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। उल्टा कर दीजिए, ए का 5 किलोमीटर पर आवर, बी का 7 किलोमीटर पर आवर। ऑपोजिट में दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो 7×5 = 12 नीचे में आएगा। ऊपर में दूरी कितना आएगा, तो दोनों के बीच का टोटल दूरी कितना होगा 7×5 = 35, 35। अब इस 35 में से हम कुछ माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, तो हम देखते हैं कि पहला आदमी जो है यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लिया है। मतलब 7:50 पे शुरू किया है, बट सेम समय में मतलब कि ये भी आदमी 9:50 पे कहाँ है। तो आप बोलेंगे सर ये आदमी की स्पीड जो है 5 है, पहले वाले आदमी की, तो 2 घंटा ये चला है, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर क्या कर देते हैं हम, कम कर देते हैं। तो 25 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर में 25 आ गया, ऊपर में 25 नीचे में 12, तो 12 दूनी 24, 2 घंटे हो गया। आप प्लस में 1/12 मिनट, मिनट को 1/12 घंटे, इसको और इसको मिनट में बदल दीजिए, मिनट में, तो ये 12×5 = 60 हो जाएगा। तो 2 घंटे 5 मिनट के बाद, तो 9:02 मतलब 9 और 2 11, और 11:50 में 5 मिनट जोड़ेंगे तो 11:55 आपका जवाब हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप चाहें तो बस इतना लिखें, आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप इस तरह के सवाल लगाए हैं, मैंने पूरा तरीका आपको बताया, डायग्राम बता के बताया। ऐसे सवालों में अगर ये समय दिया गया है तो इसका उल्टा करेंगे तो स्पीड का अनुपात होगा। ए का स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 किलोमीटर पर आवर, और बी का स्पीड क्या हो जाएगा, तो ये 7 वाला है तो ये बी का स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो समय निकालना, तो दूरी बटे में चाल, चाल क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 12, दूरी क्या होगा मेरे भाई, तो टोटल दूरी कितना है 7×5 = 35, 35 में से हमें कितना माइनस करना है, तो पहला आदमी जो है 7 बजे से 9 बजे तक, 7:50 से 9:50 तक 2 घंटा चला होगा। सेम समय करने के लिए तो 2 घंटा इसको आगे भेजेंगे, मतलब 10 किलोमीटर ये चल चुका होगा। तो 35 में से 10 चल चुका होगा, 25 बचा होगा। तो उसी 25 में हमें लगाना होता है फॉर्मूला, उसी 25 जो दूरी बचा हुआ है उसी में फॉर्मूला लगाना होता है। ये समझ में आया, सेकेंडों में करने वाला सवाल है, लेकिन अगर आप पूरा लिख करके करेंगे तो आपको लगेगा कि समय लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अंजलि एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। आयुषी, अंजलि और ये अंकिता तीनों मिलकर 9 दिन में करते हैं। तो अंजलि और अंकिता मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें पता है कि पहले क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई तो हमें कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 9 ले लेंगे, ठीक है 9 यहाँ से ले लेंगे मेरे भाई, 9 दूनी 18, 2 भी यहाँ से ले लेंगे, और 18×5 = 90, 90 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 90 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अगर अंजलि की क्षमता चाहिए तो 30×3=90, अंजलि की क्षमता, ये अंजलि की क्षमता हो गई, ठीक है। अगर दूसरे आदमी की क्षमता, अब देखिए अंजलि और आयुषी मिल करके 18 दिन में काम को करते हैं, तो 18×5 = 90, तो दोनों की क्षमता ध्यान से देखिएगा, अंजलि और आयुषी दोनों की क्षमता कितनी है 5 है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा किसकी क्षमता, आयुषी की क्षमता। तो ये आयुषी की जो क्षमता है, आयुषी की क्षमता ये क्या आ गई 2 आ गई। फिर कह रहा है कि तीनों मिल करके 9 दिन में काम करते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 10 आएगा। अब उस 10 में से इन दोनों की क्षमता माइनस करेंगे 5, तो 5 बचेगा। ये 5 क्या हो जाएगा, अंकिता की क्षमता हो जाएगी, अंकिता की क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि तीनों मिल करके काम को कितना दिन में करेंगे, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन में तीनों की क्षमता। तो 3 2 5 5 10। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, तीनों से नहीं पूछ रहा है, अंजलि और अंकिता के बारे में पूछ रहा है। तो अंजलि आपका ये 3 है और अंकिता आपका 5 है, तो 5 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे। ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 45, और ये हो जाएगा आपका 4। 45/4 ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। 45/4 ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे दोस्त जल्दी बताइए इन सवालों को आप कैसे बनाएंगे।
बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है अभी जो आपने करा, सेम टाइप का सवाल है कि ये आपको दिया गया है बट यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा अलग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि ए जो है 9 दिन में काम कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है और सी की मदद से वे 5 दिन में काम करते हैं। सी अकेले कितना दिन में काम करेगा? तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो एक बात मुझे बता दो आप, अगर आप इस क्वेश्चन को चाहो ना, ध्यान से देखना, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम लेंगे तो 19 इंटू 16 तो आएगा ही आएगा और इंटू 5 भी आएगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 19 और इंटू 16 इंटू 5, 16 पचे 80, इतना एलसीएम होगा। टोटल वर्क ये होगा। तो हमारा जो समय आएगा, समय बराबर टोटल वर्क अपॉन में क्षमता, क्षमता। और हमें पता है कि नीचे में 129 दिया गया, सबके नीचे में 129 दिया गया। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, नीचे में आपका क्या आएगा? 129 तो आएगा ही आएगा, 129 तो आएगा ही आएगा। अब 129 से हम देख रहे हैं कि नीचे में 129 सब में आएगा, बट अब हमें पता चल गया कि नीचे में सब में 129 होगा और ऊपर में हमारा जो इकाई अंक है 0 होना चाहिए। तो कौन ऐसा ऑप्शन है इसमें ऊपर में इकाई अंक 0 बन रहा है? देखिए हमें पता है ना कि हमारा जो टोटल वर्क है वो तो ऊपर में आएगा, नीचे में क्षमता से डिवाइड करेंगे तो क्षमता तो सबका नीचे में सेम होगा क्योंकि सारे ऑप्शन में 129 दिया गया है। तो हमें सोचना तो है ही नहीं, चाहे नीचे जो भी आए 129 तो आना ही आना है। अब हमें ऊपर में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 0, 10 हो जाएगा। इसका इकाई अंक ऊपर में 0 बन रहा है। इसका देखिए 9 3 27 और 1 8, 7 1 8, ये नहीं बन रहा है। ये हो जाएगा आपका, गुना कीजिएगा मेरे भाई तो ये 0 0 में इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा इकाई अंक, ये नहीं होगा। 9 9 81, 9 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसका इकाई अंक ऊपर में क्या बन रहा है? 0 बन रहा है और ऊपर में इकाई अंक 0 आना ही चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को बिना बनाए भी इसका जवाब दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा ऑप्शन पे आप ध्यान दें तो हम इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ये बात समझ में आ रही है तो बताइए, नहीं आ रही है तो आइए इसको कर लेते हैं। बट ये सवाल एग्जाम में आए तो आप ऐसे ट्राई किया कीजिए क्योंकि 129 सब में कॉमन है। तो ऊपर में हमें एलसीएम लेके पता चल जाएगा कि ऊपर में इकाई अंक क्या आ रहा है टोटल वर्क का। तो ऊपर में जो इकाई अंक आ रहा है वही आना चाहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो अभी हमने क्या लिया था? एलसीएम 19 और इंटू में क्या कर दिया था? 16 पचे 80 कर दिया था। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमें ए की अगर क्षमता चाहिए तो हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा। अगर हमें बी की क्षमता चाहिए तो मेरे भाई हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 पचे तो 19 पचे 95 हो जाएगा। अगर सी की क्षमता चाहिए, तीनों की क्षमता हमें मिलेगी। अभी क्या मिलेगी? तीनों की क्षमता, क्योंकि सी की मदद से वो तीनों 5 दिन में काम करते हैं। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 बार में जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। अब ये 19 में मेरे भाई 16 से गुना करेंगे तो तीनों की क्षमता आ जाएगी। 19 इंटू 16 क्या आ जाएगा? तीनों की क्षमता आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 16 9 144 हो जाएगा, हाथ में 14 बचेगा और 16 में 14 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। अब ये 304 जो है तीनों की क्षमता आ गई। सी की क्षमता चाहिए तो 304 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके माइनस कीजिए, 5 आ गया और यहाँ पे 17 आ गया। माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा और 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सी की क्षमता क्या आ गई? 129 आ गई। देखिए मैंने बोला था ना कि नीचे में 129 आएगा तो आगे 129। अब बताने कि सी अकेले कितना दिन में काम करेगा? टाइम बराबर वर्क, तो 19 और इंटू में 80 अब बट्टे में 129 आ गया, 129। तो यही आपका जवाब होगा। और हमें पता है कि नीचे में 129 आएगा, सब में है, और हमें पता है कि ऊपर में इकाई अंक 0 बनेगा। एक ही ऑप्शन था जिसका ऊपर में इकाई अंक 0 बन रहा था। यहाँ पे डिवाइड करने मत लगिएगा, नहीं तो समय आपका बर्बाद होगा। ये भी करने की जरूरत आपको नहीं थी। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो बस टोटल वर्क निकाल के ही आपको आंसर पता चल जाता। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए यहाँ पे कि इसमें से बी और सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया है, अब उस प्रॉफिट में से बी और सी का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना, हिस्से का अंतर क्या होगा। तो अंतर की अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वही प्रॉफिट का अनुपात होगा, क्योंकि समय सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर हम ये काटना चाहें तो काट सकते हैं, ये कट भी रहा है, नहीं काटना चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अगर आप काटिएगा तो कितनी बार में जाएगा ये?
आप करेंगे 7 से 7 9 63 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। अब इसमें से हमें बी और सी का हिस्सा बताना है। तो बी और सी के बीच में जो अंतर है वो अंतर कितना 1 का है, 1 चाहिए। कितना टोटल में, टोटल को जोड़िएगा तो मेरे भाई 9 6 15 और 5 20, 20 में से एक हिस्सा किसका, तो ये जो टोटल प्रॉफिट दिया गया है 5120 का, ये 0 से 0 कटेगा, इसका आधा कीजिएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 256 यानी ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। 256 यानी ऑप्शन डी क्या होगा मेरे भाई, आपके सवाल का जवाब। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न पे आइए। चलो मेरे दोस्त जल्दी से बताओ फटाफट से इस सवाल का जवाब क्या होगा। ऐसे सवालों को तो आप आंख मूंद के कर लेंगे, सोए रहेंगे तो भी कर लेंगे। अगर आप सोए हैं तो भी आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है कि लास्ट में 5 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 11 से आपका, देखिए 11 से जो है हमें चेक कर लेना चाहिए, 11 से ये 5 से कटेगा, 5 से तो ये बिल्कुल कटेगा, ये 5 से तो बिल्कुल कटेगा, तो ज़्यादा हमें चेक करना ही नहीं है। 5 अगर ऑप्शन में दिया गया है तो हमें 5 ही आंसर होगा, कोई एक ही तो आंसर होगा, तो हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 5 आपके सवाल का जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आइए। सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक आयत के अंदर पूरी तरह से खींची जा सकती है जिसके आयाम आपको दिए गए हैं। मतलब आयत का लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है, इसके अंदर सबसे बड़ी, देखिए आपको पता है कि जब ये आपका दिया गया है तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 226 मीटर और छोटी भुजा कितनी है 126 मीटर। अब इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त कुछ इस तरह का होगा। अब इस वृत्त का परिधि जो होगा मेरे भाई ये होगा और ये परिधि इसके बराबर होगा 126 के बराबर, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये जो है ये 2r के बराबर होगा। 2r मतलब 126 के बराबर होगा। तो हमें 2r की वैल्यू मिल गई, तो परिधि अगर निकालना है तो परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। तो पाई का मतलब यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। और 2r की जगह पे क्या लेंगे 126 लेंगे, 7 से करेंगे एक बार में जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। अब ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 में 3 को ऐड करेंगे, 36 और 3 39 हो जाएगा। 396 यानी ऑप्शन बी आपका जवाब हो गया। 396 यानी ऑप्शन बी आपका जवाब हो गया। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। मेरे भाई एक एक सवाल आपको क्लियर हो रहा है। ये क्लास में आपको पता है कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किया जाता है। एक व्यक्ति कानपुर से 72 की गति से जाता है और 90 की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी आपको बताना है। तो एवरेज गति के लिए 2 इंटू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला लगाते हैं। 2 मतलब 2 इंटू एक्स वाई, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड। पहला स्पीड 72 है, दूसरा स्पीड क्या है 90 है, बटे में एक्स प्लस वाई, दोनों स्पीड को जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा। अब ये 18 से करेंगे मेरे भाई तो 18 चौका 72 होगा, 18 9 162 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 से करेंगे मेरे भाई 10 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दहा के 80, 80 किलोमीटर पर आवर आपका औसत स्पीड होगा। 80 किलोमीटर पर आवर आपका औसत स्पीड होगा। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए, आंसर इसका दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, दिखाई दे रहा है। कैसे, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला में पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो नीचे में जो वैल्यू है दी गई है इसकी जगह पे क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या दिया गया 1 दिया गया, तो 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा रहे, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिख लीजिएगा बीटा दिया गया, बीटा दिया गया, तो सेक स्क्वायर बीटा आपके जगह पे रहेगा। और ये माइनस का ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर बीटा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 होता है। ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए।
चलिए मेरे दोस्त जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे। बाईस सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, और भी आपको यहाँ पे बहुत नियरेस्ट वैल्यू दी गई है। चलिए इस टाइप का सवाल कल भी हमने देखा था, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमें आयतन पता करना है तो क्या हो जाएगा 4/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब, आर इसका 11 होगा, 11 का क्यूब कीजिएगा 1331 होगा। अब ये ना 3 ना 7 किसी से कटने वाला नहीं है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 88 अब बटे में 21 और इंटू 1331, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21 से अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 21 चौका 84 होगा, 84 से मेरे भाई ये कितना 40 ज़्यादा है तो एक बार में जाएगा, 19 आएगा, 190 आएगा तो 9 बार में चला जाएगा। यानी आपका 4.19 के आसपास इसकी वैल्यू होगी, अप्रोक्स वैल्यू आई, ये अप्रोक्स वैल्यू, और आगे भी डिवाइड होगा, और इनटू में क्या 1331 है। अब एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार, आप एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना, ये 4 प्लस में 0.19 ऐसे समझ सकते हैं, और इनटू में ये, तो एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पे फिर 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे 4 से तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 अंक पे दशमलव आएगा तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 तिया 57, 57 में 1 जोड़ेंगे 58, 2 अंक पे दशमलव होगा, फिर 19 तिया 57, 57 में मेरे भाई 5 ऐड करेंगे 62, 62 का 2 हो जाएगा, हाथ में 6 बचेगा, 19 और 6 क्या होगा 25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, गुना करने के बाद अब जोड़ना पड़ेगा ना, हमने क्या किया 1331 से गुना किया, इसको इससे गुना किया तो इतना आया, इसको इससे गुना किया इतना है, अब दोनों को जोड़ना होगा, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 0.89 और 6, यहाँ पे 7 और ये 5 और ये 5, इसके बिल्कुल नियरेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल नियरेस्ट ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर होगा। इससे कम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 19 के बाद भी कुछ आएगा 2 या 1 या कुछ आएगा, तो हमारा आंसर इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, और इसके बिल्कुल नज़दीक होगा, तो इसके बिल्कुल नज़दीक एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4, यही आपके सवाल का जवाब होगा। मेरे भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो ऐसे सवालों को कर पाते हैं, बताइए, ऐसे सवालों का जवाब आप दे पाते हैं, एक बार कॉमेंट करके बताइए। सभी को क्लियर है, एक बार हाँ या ना कमेंट करके बताइए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना ऐसे सवालों में आपको समझना होता है, सवाल बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट डेटा ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे आके कई बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। या तो आप इसमें गुना कीजिएगा फिर 21 से डिवाइड कीजिएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा ऐसे सोचेंगे तो ये डिवाइड करना आसान है, और यहाँ पे इससे फिर डिवाइड करना आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, बट अगर हम तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 0.19 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो लिखने की जरूरत आपको है नहीं, ये तो समझाने के लिए है, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 9, और ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये किसके नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट। चलिए मेरे भाई, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो बच्चे चैप्टर वाइज एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं, टारगेट बैच है, 2 महीने का टारगेट लेकर के इस बैच को शुरू किया गया है। इस बैच से जुड़ने का मतलब है कि हर चैप्टर से चैप्टर वाइज और टाइप वाइज करके 60 70 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसको पढ़ने के बाद में उस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और आराम से कर पाएंगे। तो ये आपको एंड मोमेंट पे मात्र 99 में ये टारगेट बैच दिया गया है। जो बच्चे जुड़ेंगे उनका कोई भी दिक्कत मैथ में नहीं होगा, अगर वो पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो। बाकी प्रैक्टिस डेली आपको यहाँ पे चलती है, चैप्टर वाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे भाई फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
दोपहर 12 बजे डेली क्लास आपकी शुरू होती है, याद रखिएगा 12 बजे आपका जो क्लास है वो शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाए 5-10 मिनट तो आप वेट कर लिया करें, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि क्लास शुरू नहीं होगा, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि 12 बजे आपका क्लास हमेशा शुरू हो जाए। तो चलिए मेरे दोस्त, सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल